इनिशियली जो नया नया आरजे होता है वो तो बहुत तैयारी करता है, लिखता रहता है और बोलता रहता है पढ़ पढ़ के। फिर जैसे ही आप प्रो हो जाते हो, फिर आप ऐसा क्या 10 सेकंड बाकी हैं और टहलते टहलते जाते हो, माइक ऑन करते हो और ये कम ऑन एवरीवन क्या चल रहा है ऐसा करके शुरू हो जाते हो। मैं एक बात बताऊं, मैंने जब 2007 में ज्वाइन किया था ना, उसके बाद रिसेशन आया था 2008-9 में। मैं तब से सुनता आ रहा हूँ कि रेडियो बंद हो जाएगा, कि रेडियो नहीं चलेगा। जो ये सोच रहे होंगे यार कुछ करना है, एक काम करता हूँ रेडियो जॉकी में ऐसे ज्वाइन हो जाता हूँ, तो आपको लगता है उनके लिए ये करेक्ट डिसीजन है कि वो रेडियो जॉकी में एंटर हो? एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं। जितना मुझे अभी तक समझ में आया है कि आरजे की लाइफ इज नॉट अ सिंपल। और मुंबई वाले बहुत ऐसा हैवी आवाज उठाते थे, दिल्ली वाले बहुत फनी चीजें करते थे, और मुझे तब तक ऐसा लगता था कि रियलिटी शो में सब कुछ रियली होता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो पॉलिश्ड आती है, एकदम परफेक्ट। आपने गड़बड़े किए हैं वो सिर्फ आपको पता है। मतलब मैं शाहरुख खान का एज अ हीरो फैन इतना बड़ा नहीं हूँ जितना मैं उनका एज एन एंकर और एज अ पर्सन फैन हूँ। मैं इनसे मिला था कार्तिक आर्यन और सनी सिंह और नुसरत भरूचा से। मैंने खुद देखा वो कितने थके हुए थे, दिन रात प्रमोशन कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, सब वही इरिटेटिंग सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, तो आपको माइलेज मिलेगा नहीं। अभी तक का सबसे वियर्डेस्ट डीएम? जब भी आपके बारे में सोचती हूँ कुछ ऐसा हो जाए। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट्स अपॉन द आरजे इंडस्ट्री, जो रेडियो इंडस्ट्री है उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। और आपने काफी देखा भी होगा कि टाइम टू टाइम रेडियो इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर हुआ करती थी और आज कहाँ तक पहुंच गई है, एंड व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ अपकमिंग आरजेस, और जो गेस्ट उस चीज के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो आपने ये ऑडियो तो सुना ही होगा। सो यस, आज के जो हमारे गेस्ट है इट्स मिस्टर आरजे रोशन, जो रापचिक रोशन के नाम से भी फेमस है। और आपने उनको रेडियो में अलग अलग रेडियो स्टेशंस पे काफी बार सुना भी होगा और काफी बार आप लोगों ने उन्हें कॉल भी किए होंगे, ऑब्वियस है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर रोशन। और आज हम बात करेंगे उनके साथ कि इस इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, और एक्चुअली में अंदर डीप इनसाइड द इंडस्ट्री क्या चीज चलती है, और रियली में क्या रेडियो इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है आगे जाके या नहीं है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द कॉन्वो एंड लेट्स वेलकम मिस्टर रोशन। तो रोशन भैया, स्वागत है आपका टाइटन पॉडकास्ट शो में। थैंक यू। एक बार आपका आइकॉनिक जो आप ऐसा आरजे बोलते थे वो डायलॉग आप एक बार फिर से बोल के बता सकते हैं? यार मैं कल ही किसी को बोल रहा था कि एक्टर एक्टिंग कर लेता है, सिंगर सिंगिंग कर लेता है, आप किसी आरजे को बोलते थोड़ा बोल के दिखाओ तो हम तो बात ही तो कर रहे हैं। बट वो हाँ, रेडियो पे वो अलग एनर्जी रहती थी, तो हमेशा ऐसे ही भाई सुपर हिट्स 95 रेड एफएम पर दिस इज रैपचिक रोशन। और मेरा एक वो रहता था कि मैं पहले मॉर्निंग शो करता था तो बोलता था गुड नहीं ग्रेट मॉर्निंग। गुड तो सबकी होती है, मेरे साथ आप हो तो आपकी तो ग्रेट बनाऊंगा ऐसा करके। तो मतलब वो एक काइंड ऑफ जो आप बोलते हो, जो आपका एम्बियंस होता है, ठीक है, जहां पर आप बैठ के ऐसे रेडियो जॉकी आप काम करते हो, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कुछ अलग एनर्जी होती है जो अंदर से ये चीजें निकल के आती है, या पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ हमें ये बोलना है? एक तो प्रिपेयर तो थोड़े बहुत हम लोग रहते हैं। इनिशियली जो नया नया आरजे होता है वो तो बहुत तैयारी करता है, लिखता रहता है और बोलता रहता है पढ़ पढ़ के। फिर जैसे ही आप प्रो हो जाते हो, फिर आप ऐसा क्या 10 सेकंड बाकी हैं और टहलते टहलते जाते हो, माइक ऑन करते हो और ये कम ऑन एवरीवन क्या चल रहा है ऐसा करके शुरू हो जाते हो। पहले तो आपको अजीब लगता है क्योंकि एक खाली स्टूडियो है, कुछ नहीं है, आप उसमें बैठ के माइक लेके बात कर रहे हो, कोई है नहीं आपके आसपास, लेकिन आपको बात ऐसे करनी है कि आप बहुत बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे हो। तो वो धीमे धीमे आपको फील, जैसे स्टूडियो में घुसते हो हर कोई अपनी अपनी तरीके से फील लाता है। कोई बहुत लाउडली गाना बजाएगा, कोई थोड़ा बहुत वार्म अप करेगा, एक्सरसाइज करेगा ताकि फील में आ जाए और फिर अपना वो जोश चालू करे। तो भैया अभी काइंड ऑफ आप पॉडकास्ट में आज हम ले रहे हैं, ठीक है, और आप रेडियो फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहा है, यूट्यूब, स्पॉटिफाई,
हाँ। उसके बाद पॉडकास्टिंग, उसके कारण आने वाले टाइम में रेडियो इंडस्ट्री खत्म होने वाली है या डेड टाइप में हो चुकी है ऑलरेडी? मैं एक बात बताऊं, मैंने जब 2007 में ज्वाइन किया था ना, उसके बाद रिसेशन आया था 2008-9 में। मैं तब से सुनता आ रहा हूँ कि रेडियो बंद हो जाएगा, कि रेडियो नहीं चलेगा, बट सरप्राइजिंगली चलता है। मुझे खुद को मैं एक एग्जांपल दूं कि एडवर्टीजमेंट का रेट सूरत में पर सेकंड 66 रुपीस था जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। 66 से अभी 3 to 5 रुपीस है। सो कॉन्स्टेंटली डाउनग्रेड ही आता जा रहा है, मैंने ये नोटिस किया हुआ है। लेकिन रेडियो चल रहा है, थोड़ा बहुत भी खींच के, थोड़े बहुत अपग्रेडेशन के साथ चल रहा है। कितना चलेगा आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी डाउनफॉल ही देख रहा हूँ। जिस इंडस्ट्री ने इतने साल मुझे बहुत कुछ दिया, मैं नहीं चाहता कि वो गिर जाए, बट हाँ दिख तो रही है कि नीचे ही आ रही है। तो कभी मतलब ये एक पर्टिकुलर आप रेडियो इंडस्ट्री में अगर बिलोंग कर रहे हो तो रेडियो इंडस्ट्री में कभी आपके साथ ये वाली चीज हुई है कि जिस हिसाब से आपने डाउनग्रेड देखा, तो आपको कभी माइंड में ये नहीं आया कि भाई मेरा फ्यूचर क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि मेजर ऑफ अभी काफी ऐसे होंगे व्यूअर्स जो ये सोच रहे होंगे यार कुछ करना है, एक काम करता हूँ रेडियो जॉकी में ऐसे ज्वाइन हो जाता हूँ। तो आपको लगता है उनके लिए करेक्ट डिसीजन है कि वो रेडियो जॉकी में एंटर हो, या फिर उनको कोई और फील्ड चूज करनी चाहिए जहां पे उनको बेटर स्कोप मिल सकता है उनके टैलेंट का? एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ओके। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं भी एक क्रिएटिव जगह पे काम करके देखूं कि कैसा रहता है, लोग कैसे बोलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, या फिर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो ठीक है, वो सीखने के लिए ठीक है। लेकिन अब भी स्पेशली सूरत, बड़ौदा जैसी सिटीज़ में, राजकोट जैसी सिटीज़ में, अहमदाबाद थोड़ा अभी भी ऊपर है, आपको ज़्यादा पे ऑफर नहीं होगा। पहले जितना क्रिएटिव काम होता था अभी उतना क्रिएटिव काम नहीं होता। अभी ज़्यादातर इट इज़ कमर्शियल। पहले आपके पास वो होता था कि नहीं आप जो बोलोगे वो क्लाइंट करेगा। अभी कंपटीशन और ये सब इतना है कि नहीं क्लाइंट बोलेगा वो आपको करना है। तो अभी लोग क्या ऑप्ट कर रहे हैं कि सीधा आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने की ट्राई करो, या यूट्यूब पे कुछ करने की ट्राई करो, जहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाने में कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, और आपके पास वो प्ले ग्राउंड है, जितना लंबा छक्का मार सकते हो मार। करेक्ट। हाँ। तो अभी जिस हिसाब से आपने बोला, एक तो वही बात हो गई कि जो पहले बोले जाता था कि क्लाइंट भगवान होता है, हाँ। अभी वो सच्ची हो रही है ये वाली पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। दूसरा आपने इन्फ्लुएंसर वाला जो पॉइंट बोला, मुझे ये जानना है कि अभी के टाइम में फेस ज्यादा मैटर करता है या टैलेंट ज्यादा मैटर करता है? क्योंकि रिसेंट ट्रेंड जो है वो वीडियो का है, तो जो रेडियो इंडस्ट्री में ज्वाइन हो रहे हैं, बेटर स्कोप किसको मिल रहा है? जिनकी फेस वैल्यू है, जिनका फेस अच्छा है उनको, या अभी भी टैलेंट वाला फैक्टर मैटर करता है? यहाँ पर टैलेंट वाला फैक्टर ज्यादा मैटर करता है। अब पहले एक जमाना था जब ऐसा लगता था लोगों को कि नहीं फेस तो मेरा अच्छा है नहीं, क्या ही मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब करूंगा। अभी इतने ऑप्शन है यार, अभी खाली आप वॉइस ओवर से भी काम कर सकते हो, इमेजेस आती जाएंगी, आप खाली अपना आवाज दे दो, अपना चेहरा भी मत दिखाओ। मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखता हूँ कि जिसमें बंदा दिखता ही नहीं, उसकी आवाज ही है, या कुछ वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या कुछ फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या कुछ और ही कर रहे हैं, या कुछ लोग जो उनको पता है कि भाई मैं कोई हीरो हीरोइन नहीं दिखती तो वो लोग कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। हाँ, अब हर किसी को अक्षय कुमार नहीं बनना, अब लोग परेश रावल बनने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा कि नहीं यार मजा तो इसमें भी है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, मैंने वीडियो में किसी ने मेरे को दिखाया, बोले इसके 48 मिलियन व्यूज है इंस्टाग्राम पे। ऐसा तो क्या वीडियो भाई, कितनी मेहनत करी होगी भाई ने, जरा दिखाओ। तो वीडियो देखकर मैं खुद इतना हंसा, तो कोई मेहनत ही नहीं थी। एक बंदा बारिश गिर रही है और एक दुकान के शेड के नीचे खड़ा है, बंद दुकान है, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना कि बारिश जब तक बंद हो। उसका ही कोई दोस्त टू व्हीलर लेके आता है, जैसे ही वो आता है वो बंदा बारिश में आ जाता है कि अब इसकी गाड़ी पे बैठ के निकल जाए। वो बैठने जाता है तो वो टू व्हीलर वाला उठ के खुद शेड के अंदर चला जाता है, और वो खुद वापस शेड के अंदर चला जाता है। तो वो पहले बाइक वाला जो बंदा है वो वापस अपनी बाइक पे आ जाता है, तो ये भी उसके पीछे दौड़ता है कि ये अब निकलेगा, पर वो सिर्फ चाबी भूल गया होता है, वो लेके वापस चला जाता है। तो वो जो उस आदमी की दुविधा थी कि यार मुझे बारिश में बार बार क्यों लेके जा रहे हो, मुझे चुपचाप बिठा दो ना यहाँ पे, बोल दो मैं नहीं जा रहा, ऐसा करके कुछ नहीं था वीडियो में। बट वो जैसे ही इधर उधर हो रहे थे, आपको इतना फनी लग रहा था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका लुक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एस्थेटिक्स क्या है,
शूट क्या है, एडिट क्या है, पीछे गाना कौन सा, कुछ नहीं. यू फाइंड इट फनी बिकॉज यू रिलेट टू इट. सिचुएशन के साथ अंदर इन्वॉल्व हो गए. हाँ, आपको लगा कि अरे यार ये तो बहुत होता है, मेरे साथ भी होता है, बस कनेक्ट हो गया, कोई जरूरत नहीं फेस की. तो इस हिसाब से जैसे अभी क्रिएशन के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, तो आप भी खुद एक कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में हाँ. एंटर हो चुके हो. हाँ. तो जो आपके सबसे पहले 2 गाने थे जो सबसे ज्यादा हिट हुआ, हाँ. एक गुजराती एम्पलीफायर हाँ. और दूसरा गुजराती कोलावेरी थी. राइट. तो ये दोनों जो था, जब आपको एंटर हुए, ये बार वायरल होना चालू हुआ, तो उसके बाद क्या फील आया था आपको? बहुत अजीब था यार. मतलब एम्पलीफायर तो चला, लोग तब तो ब्लूटूथ में अपने सुनते थे, एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे फोन में गाने, स्मार्टफोन्स नहीं थे. मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की. उस टाइम तो क्या था, उस टाइम तो नोकिया 3310. हाँ, बस तो पब्लिक ये सब लेके घूमती थी और एक दूसरे को एक्सचेंज करती थी MP3 में ये वो. तो लोग सुनते थे, तो लोगों को फेस पता नहीं था कि कोई क्या है, कुछ है ऐसा करके. ठीक है, चला बहुत. मेरी कंपनी में भी बहुत तारीफ हुई. मैं तब रेड FM में काम करता था, तो सबने बहुत तारीफ की कि यार कुछ नया अच्छा बनाया है ऐसा करके. मैंने और आदि ने मिलकर बनाया था. तो उसके बाद एक दिन गुजराती ये कोलावेरी डी फेमस होने लगा अचानक से. सब उसके बारे में बात करने लगे. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया. तब किसी को पता चला धनुष करके कोई है या साउथ में ऐसा कोई गाना बना. तब तक किसी को कुछ नहीं पता था. तो हमारी एक बॉस थी देवकी, अहमदाबाद में. उन्होंने बोला कि ये बनाओ तुम और आज बना के जाना घर पे. तो ऑलरेडी कुछ 2 बज गए थे और 4 बजे तक मेरा ऑफिस का टाइम था. मैं मॉर्निंग शो करता था. मैं कहा हाँ हाँ बनाऊंगा, अभी क्या जल्दी है ये वो करके. तो बोले नहीं, बना के ही जाना. तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया. मैं कहा एक्स्ट्रा काम है, गाना बनाना क्या है, ऐसा 2 घंटे का खेल थोड़ी है यार. तो मैं कहा ठीक है मैं देखूंगा. तो उनको आइडिया लग गया कि ये सीरियसली नहीं ले रहा मेरी बात को. उन्होंने बोला था गुजराती तेरे को उसका वर्जन बनाना है. तो उन्होंने बाहर सिक्योरिटी को बोल दिया इसको जाने मत देना ऑफिस से बाहर. तो मैं जब निकल रहा था 4 बजे, तो सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि मैडम ने बोला है कि आप जा नहीं सकते जब तक गाना खत्म नहीं होता. तो आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड. मैं कहा तुम्हारे एकदम प्राइम टाइम मॉर्निंग जॉब को तुमने ऐसे मना कर दिया कि सिक्योरिटी मना कर रहा है कि नहीं बॉस नहीं जाने दे रहा और तुम्हारा टाइम भी हो चुका है. मुझे बहुत खराब लगा. गुस्से गुस्से में मैंने आदि को बोला इसका ट्रैक निकाल, मैं लिख रहा हूँ जो भी मन में आया मेरे लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं. जो आए जैसा आए, तेल लेने या नहीं अच्छा लगा तो ये जबरदस्ती मैं सहन नहीं करूंगा ऐसा करके. अरे ठीक है. उससे ट्रैक निकाला. मैंने आधे घंटे में जो मन में आया लिखा. आदि ने थोड़े बहुत चेंजेस सजेस्ट किए, डायलॉग्स ऐड किए. मैं कहा चलो डन, मेरे को क्या पड़ी है, तो उसको दे दे बॉस को, खत्म कर बात. तो उन्होंने भेज दिया बॉस को. हम भी फ्री हो गए, चले गए. आदि को कुछ सूझा, उससे बोला कि अब बन तो गया ये, तो यूट्यूब पे डाल देता हूँ. ऑडियो ही था, हमारा फोटो डाल के उसे यूट्यूब पे डाल दिया. दूसरे दिन सुबह उठा तो पहले तो ईमेल चेक किया, तो बॉस का ईमेल था कि आई लव्ड इट, इट्स वेरी नाइस, ऐसा वैसा. खुश मैं ठीक है अपना तो काम हो गया, अब क्या ही करना है इस गाने का. फिर 1-2 दिन निकल गए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी चल रहा है ऐसा करके. सडनली एक दिन फोन आया कि भाई मैं आज तक से हूँ और मुझे इंटरव्यू करना है. तो मैं तो पहले मैं कहा कि जब शो चल रहा होता है तो आप ज्यादा बात नहीं करते. मैं कहा मेरा शो चल रहा है सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ. मैं प्रोसेस कर रहा था कि आज तक वाला मुझे क्यों कॉल कर रहा है, कोई काट दे. हाँ. फिर इंडिया टुडे इंग्लिश न्यूज चैनल बोले कि हम वी आर फ्रॉम इंडिया टुडे, वी वांट टू इंटरव्यू यू. मैं तो हो क्या रहा है. तो मैंने उसको पूछा कि रिगार्डिंग व्हाट. तो बोले यू हैव मेड अ सॉन्ग कोलावेरी डीज गुजराती वर्जन एंड ऑल दैट. तो पहले तो मेरी हवा टाइट हो गई. मैं कहा कुछ तो किसी ने केस वेस कर डाला लगता है अपने पे, और ये कुछ तो बदनामी हो गई है, किसी के इमोशंस हर्ट हो गए या क्या है. मैं बहुत, मेरे दिमाग में सब प्रोसेस चालू हो गया क्योंकि कभी किसी न्यूज़ चैनल वाले ने कॉल ही नहीं किया था यार ऐसे. तो मैंने फटाफट आदि को फोन किया. मैं ये क्या हो रहा है भाई, ये न्यूज़ चैनल वाले कॉल कर रहे. बोले हाँ मैंने नंबर दिए. तो क्यों नंबर दिए, बताया भी नहीं कि नंबर दिए. तो उसको भी कोई आइडिया नहीं. बोले मेरे को मेल आया कि भाई मेरे को बात करनी है, इंटरव्यू करना है. तो मैंने तेरा नंबर दे दिया कि मैं क्या बात करूँ भाई, तू आरजे तू बात कर. मैं कहा भाई कुछ तो कांड हुआ रखा है. बोले मेरे को आइडिया नहीं, तू पहले पूछ लेना बाद में इंटरव्यू देना है ऐसा करके. तो वो तो इंसिस्ट करें कि भाई आप मिलो स्टूडियो पे और हमको इंटरव्यू करना है. मैं कहा सर क्यों करना है पहले ये बता दो, क्या हुआ क्या. बोले आपको आइडिया नहीं, आप यूट्यूब व्यूज देखो अपने.
तो मैं कहा जाके चेक किया तब तो कुछ 6 लाख 7 लाख थे, और तब ऐसा कुछ था नहीं कि 1 मिलियन है ऐसा कैसा। मैं कहा हाँ है, 6-8 लाख लोगों ने देख लिया, उसका क्या करूं मैं? तो बोले नहीं, इट इज गोइंग वायरल, हर कोई देख रहा है। मैं कहा वायरल माने? वायरल वर्ड ही नहीं पता था। तो बोले नहीं, हर कोई देख रहा है, पीपल आर लविंग इट। मैं कहा आर यू सीरियस? बोले हाँ। तो मैं कहा इंटरव्यू में आपको क्या करना है? बोले यही सब के कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया। मैं कहा ये तो बोल नहीं सकता गुस्से में बनाया। बॉस ने जबरदस्ती की तो बनाया। तो मैं कहा, ठीक है कर लेते हैं। फिर उसी दिन हमने, मुझे याद है, मैंने 6 से 7 नेशनल एंड रीजनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था कि वही सेम सवाल, कैसे बनाया, क्या किया, क्या दिमाग में थॉट आया। और वी आर जस्ट मेकिंग इट अप कि बस ऐसे बैठे थे, हमने गाना सुना, उनको थॉट आया, फिर हमने उसमें बहुत मेहनत की, पूरी रात बैठ के गाना बनाया। आइडियली हमने 2 ही घंटे निकाले थे। पर वो न्यूज चैनल वाले के सामने आप अचानक से ऐसे हो जाते हो कि नहीं नहीं, हमने बहुत मेहनत की करके। तो हमने वहाँ इंटरव्यू दिए, एक इंटरव्यू देख के दूसरा न्यूज चैनल वाला कर रहा है, और संदेश पे, गुजरात समाचार के न्यूज चैनल तब नए नए खुले थे, तो वो लोग पूरा पूरा दिन हमारा रेडियो पे गाना बजा रहे हैं और वो अपने वीडियो पे गाना बजा रहे हैं। फैमिली वाले हमारे फोन कर रहे हैं कि भाई क्या बात है, तुम्हारा देखा, ये वो। तो तब ऐसा फील हुआ कि भाई काम तो हमने अच्छा किया है, कुछ भले 2 हाँ, घंटे में किया, हाँ, लेकिन अच्छा काम किया। हमने बहुत अच्छा किया है। और ऐसा नहीं है कि बड़ौदा में किसी रेडियो स्टेशन में बैठे हो तो दुनिया को आपके टैलेंट का पता नहीं चल सकता, क्योंकि हमको बीबीसी लंदन ने भी, वहां पे एक गुजराती आरजे थी, उसने भी बोला था कि हम भी बजा रहे हैं आपका ये गाना, तो हमको भी इंटरव्यू दो। मतलब एक प्राउड मोमेंट के, या यहाँ पे बैठ के और उन्होंने पे किया हमको 200 पाउंड वो टाइम पे। तो हम तो अलग ही दुनिया में चल रहे थे कि भाई हम तो स्टार बन गए, लंदन वाले मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, पैसा दे रहे इंटरव्यू देने का, ऐसा वैसा। तो वो बड़ी बढ़िया फीलिंग थी कि ऐसा भी हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि एक ही गाना आपकी किस्मत बदल देता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हमको ये फील हुआ था कि ये गाना है वो। तो अभी उसके बाद अगर देखने जाए तो पहले से जैसे आपने बोला कि सॉन्ग वो बना था 2 घंटे में, हाँ हाँ ठीक है, तब माइंड में उसके बाद कोई थॉट आया था कि मुझे ये सॉन्ग वाला जो पार्ट है हाँ। वो कंटिन्यूअसली चालू रखना है करके? एक एक कीड़ा मेरे अंदर बहुत है कि एक ही चीज में बार बार कर नहीं पाता। तो हमने 1-2 और पैरोडी वाले गाने बनाए, बहुत ज्यादा चले नहीं। मतलब अब वो बेंचमार्क सेट हो गया था ना कि यार भाई मिलियन नहीं पहुंचा तो फिर क्या ही। तो ऐसा 20-25-30 हज़ार व्यूज आया तो हमको मजा नहीं आया, जबकि गाने बहुत अच्छे बने थे, मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, लोगों ने सुना तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी। क्रिमिनल शाहरुख खान का गाना आया था, रावण का, उसका हमने भोंदूमल कर दिया था। फिर हुक्का बार का हमने उत्तरायण वर्जन एक निकाला था, ऐसा लंगर का ठुमकी मार, ऐसा सब। तो बहुत अच्छा था, पर चला नहीं। फिर मैंने आदि को बोला लेट्स डू समथिंग ओरिजिनल, डालते हैं, मतलब लिख तो मैं सकता ही हूँ, म्यूजिक तो कर ही सकता है, तो ओरिजिनल करते हैं। तो 1-2 ओरिजिनल भी डाले, तो ओरिजिनल तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी सबको पैरोडी चाहिए थी हमसे। अभी देवांग पटेल अचानक से कुछ ओरिजिनल करने जाए तो लोगों को मजा नहीं आएगा, ऐसा तो हमको वो रियलाइज हुआ। बस वही टाइम था, फिर आदि ने छोड़ दिया था रेडियो और मैं किसी और रेडियो स्टेशन में शिफ्ट हो गया, और फिर हमारा रेगुलर मिलना ही नहीं होता था, तो बनाना कैसे? दोस्त हम लोग तब भी थे, पर काम नहीं हो पाता था, तो हमने वो चीज़ ही छोड़ दी। पर मैं रेडियो के लिए बनाता था गाने, छोटी मोटी पैरोडी, या फिर हम लोग प्रोमोज बनाते हैं, वो अपने एंड से किसी के लिए बनाता था, तो काम तो दोनों का यही चल रहा था। कभी भी रेडियो इंडस्ट्री के अंदर ये टाइप का हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है या बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होती है आपके ऊपर के सर्टेन रेस्ट्रिक्शन? ऑफ कोर्स के हाँ। हर कंपनी में जाते हो एक नॉर्म्स और होते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रेडियो इंडस्ट्री की बात की जाए तो उनके नॉर्म्स और उनकी कंडीशंस किस हिसाब से रहती है? वो यार मैंने देखा है बदलती रहती हैं। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि करे कोई भरे हर कोई, ये चलता रहता है हमेशा, कि आपको कंपनी ने छूट दे दी कि जो करना है करो, पर फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि कंपनी के 50-60 रेडियो स्टेशन है पूरे इंडिया में, अब 700-800 तो आरजे ही थे वो टाइम पे। तो किसी एक आरजे ने किसी एक शहर में कुछ ऐसा कर दिया जिससे नाम खराब हो गया। अब ऐसे एग्जांपल्स बार बार आते रहते थे, कभी किसी रेडियो स्टेशन के, कभी किसी रेडियो स्टेशन के, कि किसी ने गलती से ऑन एयर गाली बोल दी, या एडिट करना वो भूल गया था, या किसी ने बिलो द बेल्ट कोई चीज़ बोल दी, गाना उसका खराब वर्जन बना दिया। ऐसी सब बहुत चीज़ें होती थी जो अलाउड नहीं था कि यार
फैमिली एंटरटेनमेंट जगह है तो आप ऐसी चीज़ें मत करो। तो उस चक्कर में हर किसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगते थे कि नहीं, अब तो तुम करने से पहले दिखाओ तुम क्या करोगे। पहले ये सब नहीं था, फिर धीमे धीमे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हर रेडियो स्टेशन ने अपना पकड़ लिया कि भाई हम तो फैमिली रेडियो स्टेशन है, किसी ने बोल दिया कि हम तो यूथ का रेडियो स्टेशन है। तो अगर आप यूथ का रेडियो स्टेशन हो तो किशोर कुमार के ऊपर आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारी ऑडियंस नहीं है। तो ऐसे करके हर किसी ने अपनी बाउंड्री सेट कर दी जो बढ़ती जाती थी क्योंकि कांड बढ़ते जाते थे। मतलब एक पर्टिकुलर चीज हुई तो दूसरा कांड बढ़ जाता है। हाँ, और वही था कि एक बंदे ने किया पर रेस्ट्रिक्शन सब पे लग गए, तो करे कोई भरे हर कोई। ऐसा तुम्हारे घर में एक भाई ने अगर कुछ कांड कर दिया तो दूसरे भाई पे भी रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, वैसा। मतलब करता कांड छोटा वाला है और पिटता बड़ा वाला। बड़ा वाला है, या तो बड़े वाले ने लव मैरिज कर दी तो छोटे वाले को तेरे को तो अरेंज ही करनी पड़ेगी भाई, वैसा वाला सीन है। तो पर्टिकुलर अभी जिस चीज के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से बोला डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, रेडियो इंडस्ट्री एक बिलो द बेल्ट गिरे जा रहा है, एक ऐसे स्तर पे आ गया अभी जिस हिसाब से आपने बोला कि 2 या 3 रुपए सेकंड अभी के करंट रेट चल रहा है। हाँ, तो अगर आने वाले टाइम में आपको कोई लग रहा है ऐसा स्कोप है कि रेडियो इंडस्ट्री फिर से ऊपर बढ़ सकता है? अगर वो कुछ अपग्रेड करें तो। अब खाली उनके हाथ में भी नहीं है यार। कैसा था कि पहले हर फोन में रेडियो था, आजकल के फोन्स में रेडियो नहीं है। पहले हर कोई अपने घर में अपनी फैक्ट्री में रेडियो बजाता था, अब उन लोगों ने बहुत कम कर दिया क्योंकि एड्स बहुत आती हैं। एक एड्स हो गया, दूसरा ब्लूटूथ फैक्टर भी पकड़ सकते हैं। हाँ, और गाड़ी में अभी खाली मेन ऑडियंस बची है गाड़ी वाले, जिनको कनेक्ट नहीं करना किसी ऐप के साथ और बार बार चेंज नहीं करना। उनको ऐसा कि 5-6 रेडियो स्टेशन है जिस पे अच्छा गाना हो वो ट्यून कर दो। हमने तो वो फेज देखा है कि जब लोग डाई हार्ड फैन होते थे कि नहीं ये पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का ये पर्टिकुलर आरजे ही मेरे को पसंद है, मेरे को उसी को सुनना है और मैं कुछ भी करके उसको सुनूंगा। या वो पर्टिकुलर आरजे कभी बोल दे अरे यार आज लोचा खाने का मन करता है, तो 4 लोग भेज देते थे। मैंने वो फेज देखा है अपनी लाइफ में। फिर वो फेज आ जाता है कि जब आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि अरे हम लोग आज यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, फ्री में खाना पीना है और 200 लोगों तक को आपको एंट्री देने के लिए हम रेडी हैं, आ जाओ ये वो, तो 100 लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते और जो रजिस्ट्रेशन करते उसमें 50 लोग नहीं आते। तो मैंने वो फेज ही देखा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर जगह सेम ही सिचुएशन होगी, पर ओवरऑल मैंने देखा है कि अब लोगों को ज्यादा और मीडियम्स भी मिल चुके हैं एंटरटेनमेंट के। तो अब उनको ऐसा नहीं कि रेडियो से प्रॉब्लम बढ़ गया है, पर कहीं और से फायदे ज्यादा हो रहे हैं। तो अब रेडियो के पास डिजिटल जाना, एप्लीकेशंस पे आना, ये सारे ऑप्शंस अगर वो लोग ऑप्ट करते हैं तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है। नहीं तो सिर्फ ट्यून इन करना है अगर अपनी गाड़ी में या अपने घर में, तो ये ज़्यादा फ्यूचर दिखता नहीं। तो मतलब आपके हिसाब से आरजे वाली लाइफ जो है वो कैसे, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है कि आरजे की लाइफ इज नॉट अ सिंपल वन। तो अगर उसके अंदर एक लाइफ की बात की जाए तो आरजे की लाइफ एक कैसी हो जाती है कि आपकी जब इनिशियली आप बोल रहे थे कि जब रेडियो प्राइम पे था, ठीक है, तब पैसा भी अच्छा मिलता था, हाँ, और व्यूअर्स भी अच्छे थे, जो लिसनर्स थे वो। बट अभी के टाइम में धीरे धीरे करके आई थिंक मेजर ऑफ अभी का जो क्राउड है वो मेजर ऑफ हो गया है ओल्ड एज वाले यंगस्टर्स। मेजर ऑफ जो भी है वो डायरेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, हाँ, इवन इन कार्स, कि वो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और उसी पे चलाएंगे। तो एज पर द कंपनी पर्सपेक्टिव अगर मैं देखने जाऊं कि जैसे एक कोई कंपनी वाला है उनको प्रमोशन करवाना है रेडियो के ऊपर, तो कितना बेनिफिशियल अभी भी रिजल्ट मिलता है या फिर जस्ट कि भाई फॉर द सेक ऑफ डूइंग डू इट? ये पता लगाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है कि रेडियो के थ्रू आपका बिजनेस जनरेट हुआ कि नहीं, क्योंकि टीआरपी वीआरपी जैसा तो यहाँ कुछ सर्वे होता नहीं लिसनरशिप का। तो आप हर रेडियो स्टेशन अपने आप को नंबर 1 बताता है कि मैं नंबर 1 हूँ, कितने व्यूअर्स हैं कुछ पता नहीं चलता, कोई आइडिया नहीं रहता। तो रेडियो ज्यादातर लोग कौन करते हैं पता है, जो 360 एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने होर्डिंग्स भी किया हुआ है, जिन्होंने डिजिटल भी किया हुआ है, जिन्होंने न्यूज़पेपर भी किया हुआ है, प्रिंट भी किया हुआ है, वो रेडियो भी साथ में कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव रेडियो करने वाले बहुत कम हैं कि मैं सिर्फ रेडियो करूं और मेरे को माइलेज मिले, वो बहुत रेयर है। जो इंसान बजट डाल देता है भाई मेरे को 10 लाख रुपए प्रमोशन में डालना है, वो 1 लाख रुपए रेडियो में भी डाल देता है कि हाँ भाई 1 लाख उसमें से रेडियो डाल दो। ठीक है, पर ओवरऑल बजट सेट है कि उसके अंदर से तुम लोगों को जैसा यूटिलाइज करना है जहाँ हाँ, अभी भी सूरत की बात करें तो लोग ज्यादातर होर्डिंग्स में पैसा डालते हैं, न्यूज़पेपर में उसके बाद थोड़ा बहुत डालेंगे और रेडियो में थोड़ा बहुत डालेंगे।
अब डिजिटल में डालते हैं अच्छा खासा लोग पैसा, तो वहां से थोड़ा बहुत लोगों को दिखता है कि हाँ भाई यहाँ से जनरेट हुआ कुछ। तो अगर रियल लाइफ स्ट्रगल की बात करूं मैं, हम्म तो आपकी पकड़ लो, हम्म ठीक है, कैसा आरजे, आप अगर खुद को वो पोजीशन पे रखो हम्म और अभी के जो नए आ रहे हैं हम्म। उनको वो पोजीशन पे आप अगर रख के सोचो, तो सबसे आपकी लाइफ के अंदर का जो स्ट्रगलिंग फेज बोलो, वो सबसे खराब स्ट्रगलिंग फेज कौन सा था जहाँ पे आपको लगा था यार छोड़, करना ही नहीं है, जान दे? ऐसा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट था नहीं कोई फेस। मैंने बड़ा एंजॉय किया है रेडियो। मेरा हमेशा से ऐसा था कि काम करने में मेरे को बहुत मजा आता है। मैं बनना चाहता था डांस कोरियोग्राफर, लेकिन रेडियो मैंने ज्वाइन किया ताकि थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए और मैं मुंबई जा पाऊँ। पर फिर रेडियो करने में मजा आ गया, क्योंकि वीडियोस भी करते थे हम लोग, तो डांस करने का मौका वहां मिल जाता था, एक्टिंग करने का मौका मिल जाता था, वॉइस में जितना भी नया करना है, गाने बनाने, कुछ भी करना है, तो बहुत छूट हुआ करती थी। तो मैंने जब तक रेडियो में रेस्ट्रिक्शंस बने तब तक अपना बेस तो बना दिया था कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और मुझे क्या करना है। तो मैं, और थोड़ा जब आप सीनियर भी हो जाते हो तो थोड़ा लड़ झगड़ के अपना काम निकलवाना आपको आ जाता है, तो मैं वो हमेशा से करता आया। तो मुझे कभी भी रेडियो करते वक्त ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने 5-5 साल में कंपनीज भी चेंज करी, तो वापस सेट होता था 5 साल में और सब कुछ ऐसा बढ़िया हो जाता था। फिर मेरे को लगता था कि यार पे ग्रोथ नहीं है, किसी और कंपनी में चले जाओ। तो मैंने ऐसा 3 कंपनियां चेंज करी। ओवरऑल बहुत मजे से मैंने काम किया, इसीलिए भी जितने लोगों ने मुझे कभी सुना होगा तो उनको भी मजा आया होगा, क्योंकि मैं खुद बड़ा एंजॉय करता था। हाँ, अभी अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो कि नहीं बोलना ही पड़ेगा, और अब वो टाइम आ गया था जब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब मैं और रेडियो एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो मैं भूखे तो मर नहीं रहा, और मेरे को मजबूरियां तो है नहीं कि मैं रेडियो करूं। मेरे सर पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं मुझे हर महीने घर पे 50,000 1 लाख रुपया देना ही है, या मेरी ईएमआई चल रही है, तो मैं फिर क्यों ऐसा काम करूं जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मुझे, रेडियो में पहले जैसी फील नहीं आ रही। अब मैं जाके माइक पे बोलता हूँ तो वो एनर्जी नहीं आती, लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब वो रेडियो का प्रॉब्लम है या वो मेरा प्रॉब्लम है, लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे, मुझे पता नहीं, पर हो नहीं रहा। तो अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया। बाकी चीजें भी मैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग हेड भी था आखिरी 5 साल, वो जो आरजेस के बॉस रहते हैं, आरजे भी था और आरजेस का बॉस भी था, तो मुझे दोनों चीजें करनी पड़ती थी। एक तो क्रिएटिव काम भी करो जब आप रेडियो पे जा रहे हो, और दूसरा बैकएंड पे जो चीजें होती हैं, मेल करो, टाइप्स करो, प्लान्स बनाओ, एग्जीक्यूट करो, वो सब भी करना होता था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं 2 नाव में सवार हो चुका हूँ, अब ये कहीं भी नहीं जा रही है। हाँ, एक स्टैग्नेंट फेज आ गया है कि ना इधर का हो पा रहा है ना हाँ, उधर का फिर हो मैंने पा अपने बॉसेस को बोला कि भाई ये तो नहीं हो रहा, या तो मुझे कोई एक चीज पे शिफ्ट कर दो, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मेरे को वापस खाली आरजे बना दो। तो बोले यार अभी मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि सिर्फ आरजे रखेंगे तो सैलरी आधे से ज्यादा नीचे हो जाएगी, और सिर्फ मैनेजर रखेंगे तो भी फर्क पड़ेगा, और अभी सबको ऐसा चाहिए कि एक आदमी 2-2 3-3 काम करे। तो मैं कहा ठीक है, अगर इंडस्ट्री की ऐसी हालत है तो फिर मुझे नहीं करना, तो फिर मैं कुछ और करूंगा। मेरे पास तो बैंडविड्थ है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे को इतना पता है कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, और अभी 6 ही महीने हुए मैंने फुल फ्लेज शुरू किया कि अब मैं यही करूंगा। तो इट इज पिकिंग अप, आई एम हैप्पी विथ इट। और मुझे पता है कि अगर मैं और कॉन्स्टेंटली 1-2 साल इसी पे बढ़िया काम करूंगा तो जो मेरा टारगेट है वो मैं अचीव कर लूंगा। तो अब मैं वही कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात, आई एम एंजॉइंग इट। तो अगर जो काम आप एंजॉय कर रहे हो वो कर रहे हो तो उसमें आपका ग्रोथ 100% नहीं, सबसे बड़ी पक्का बात है। वही आ जाती है कि काम जो भी कर रहे हो वो एंजॉय करना तभी इम्पोर्टेंट है। तब भी अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज तो आप बोलते हैं ना, एक आ गया बस वो 9 to 5 वाली जो जर्नी, सबको ही बोलते हैं बस आज सुबह 9 बजे उठो, ऑफिस जाना है, 5 बजे तक काम करो, वापस आ जाओ, थोड़ा देख लो, सो मैं जाओ। तुमको बोलूं विवेक भाई, 9 to 5 एक बहुत गलत स्टेटमेंट है, गलत वो एग्जाम्पल सेट कर दिया गया, क्योंकि शायद 9 to 5 बनाने वाले ने बोला, सोचा होगा सरकारी नौकरी के बारे में कि ये 9 to 5 है। प्राइवेट कभी भी 9 to 5 नहीं होती। वो 9 to 5 वो 9 to 9 होता है। हाँ, प्राइवेट 9 to 9 होता है। उसके बाद भी आपको मेल आएंगे, उसके बाद भी आपको टारगेट आपका काम बाकी है, आपने निपटाया नहीं है, कृपया वापस ऑफिस आए और काम निपटाए। आपका बॉस भी काम कर रहा है तो आप भी मजबूरी में काम कर रहे हो कि भाई सबको ही काम करना पड़ेगा ऊपर के लेवल तक। और अभी लोग बोलते हैं ना कि अभी की जो जनरेशन है जेनजी, इन लोगों ने काम खराब करके रखा है, इन लोगों में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये लोग बहुत कैजुअली लेते हैं कुछ चीजों में। यस, ये बात सही है, लेकिन कुछ चीजों में ये लोग सिस्टम ठीक भी कर रहे हैं।
अभी वो जेनजी आदमी जो है, आजकल का जो लड़का है, वो 6 बजे के बाद आपका फोन नहीं उठा रहा, वो आपके मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा, वो दूसरे दिन कैजुअली आता है 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे, वो बोलता है कि हाँ बोलो ना, अब क्या काम कर लेता हूँ। तो वो हम में कभी हिम्मत ही नहीं थी। हमको किसी ने बोला हो कि नहीं 9 बजे तक निपटाना है तो 6 बजे काम खत्म क्यों ना हो जाए, हम लोग 9 बजे तक बैठे रहते थे। अभी का जेनजी बोले नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मुंह मुंह पे बोल देते कि नहीं मैंने ट्राई किया नहीं हो रहा, अब देख लो क्या करना है। हमें हिम्मत ही नहीं होती थी। तो ये अच्छा सेट कर रहे हैं ये लोग कि भाई प्रोफेशनलिज्म ये है, काम पे जो काम करवाना है टाइम पे वो करवा लो, उसके बाद आप भी परेशान मत करो, आप भी जियो हमें भी जीने दो। मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम रखो, हमारी पर्सनल लाइफ हमारे हाँ, तो छोड़ो। ये जेनजी वापस ट्रेंड ले आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, ऐसे ही करना। मेजर ऑफ अभी जो भी रोटेशन चल रहा है रेडियो इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ से मेरे ख्याल से आपने जॉब लीव कर दी है अपनी, ठीक है, तो कभी भी वो ड्यूरेशन में आपको ये लगा कि काम तो रेडियो जॉकी बहुत सारा करता है, लेकिन जितना एक मार्केट में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जितना नाम बनना चाहिए, वो कभी बन नहीं पाता है? दोनों चीजें हैं। एक तो हर रेडियो जॉकी मेहनत नहीं करता, मैंने ये देखा है। जब मैं काम करता था तो लकीली कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनत करते थे, तो हम उनसे सीखे, हमने भी बड़ी मेहनत की। फिर धीरे 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 ऐसा क्राउड आने लगा कि जो सिर्फ नाम के लिए आता था कि आगे आरजे लग जाए, बस आरजे लग जाएगा तो थोड़ी फैमिली में इज्जत बढ़ जाएगी, बाहर निकल के कुछ काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। रेडियो पे तुम क्या कर रहे हो उसमें उन्होंने इतनी मेहनत करना ज़रूरी नहीं समझा। तो रेडियो अगर थोड़ा बहुत भी जो भी नीचे जा रहा है, उसका एक कारण तो मैं आरजेस को भी मानता हूँ कि अब वो पहले जितनी मेहनत नहीं करते। अब ऐसा ही हो गया है कि हाँ ठीक है ना, ये बोलना है ना, हाँ बोल दूंगा। पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे कि अगर मेरे को इस टॉपिक पे बात करनी है तो इस टॉपिक पे मेरा क्या एंगल होगा, जान डालना अंदर। हाँ इसमें मैं और 2 चीजें क्या डालूं जो लोगों को ना पता हो, और वो मैं फन एंगल क्या डालूं कि लोगों को सुनने में ऐसा लगे कि ये भाषण नहीं दे रहा, ये मजे से बोल के चला गया, ऐसा। तो ऐसा करने में लोग मेहनत करते थे। अभी नहीं, यहाँ अभी बोल दूंगा। अभी तुमने बोला रस्तों पे खड्डे हैं, तो वही पुराना टेक मार दिया, रस्तों पे खड्डे हैं या खड्डों में रास्ते, समझ में नहीं आता, पता नहीं हमारे शहर का क्या होगा, चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, गाना सुन लो। अभी वो फेज आ गया ज्यादातर रेडियो जॉकीज का। वो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही मेहनत की तूने बोलने की, नहीं भी बोलता तो मुझे चल जाता। ऐसे बहुत सारे आरजेज हैं। तो मेहनत जो करते थे आरजेज, वो ज्यादातर अभी नहीं है रेडियो स्टेशन। मतलब सब धीरे धीरे करके साइड हो रहे हैं। हाँ, मैंने रिसेंटली नहीं सुना, पर जब मैं रेडियो में 4-5 साल पहले तक भी कभी मुंबई जाता था, कभी दिल्ली जाता था, तो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एंड बिग मार्केट। तो वहाँ ऐसा नहीं चलता था कि आपने कुछ भी बोल दिया। तो वहाँ के आरजेस को आप सुनो तो आपको सुनता है यार क्या बात है, ये दमदार बात हो गई, ऐसा ये कुछ इसने बोला कि मैं हिल गया। और मुंबई वाले बहुत ऐसा हैवी आवाज उठाते थे, दिल्ली वाले बहुत फनी चीजें करते थे। दिल्ली का नेचुरली वो टोन बड़ा फनी आता है, तो वो लोग ऐसी चीजें करते थे, तो मुझे लगता था कि इस बंदे ने मेहनत कितनी करी होगी खाली 1 मिनट बोलने के लिए। उसने ऐसा नहीं सोचा 1 मिनट तो बोलना है बोल के निकल लूं, उसने मेहनत करी, उसने रिसर्च डाली, उसने फन डाला, उसने अलग एंगल डाला कि सुनने में हमको मजा आया। नहीं तो फिर वही न्यूज जो तुम मुझे बता रहे हो वो मुझे नेट पे भी मिल रही है, टीवी पे भी मिल रही है, अखबार में मिल रही है, मैं तुमको क्यों सुनूं? मतलब आजकल तो वही है ना कि एक न्यूज आती है वो 4 जगह पहले ही फैली हुई आती है। हाँ, इवन रेडियो के पास बाद में पहुंचती है, पहले न्यूज़पेपर में जो ऑनलाइन पेपर है उसके ऊपर पहले आ जाता है ई पेपर। पहले ऐसा होता था कि ये रेडियो की यूएसपी होती थी कि रेडियो इज वेरी फास्ट मीडियम और लोकल मीडियम। सूरत में अगर कुछ भी हुआ, तो जब इंस्टाग्राम वगैरह ये इतना नहीं था, तो अगर सूरत में कुछ भी हुआ तो पेपर में तो नेक्स्ट डे आएगा। न्यूज चैनल वाले भी उसको शूट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, डालेंगे, उसको भी आधा एक दिन निकल जाएगा। रेडियो फास्ट मीडियम हुआ करता था कि भाई आपने तुरंत बोल दिया कि किसी ने हमको फोन किया और बोला भाई सैटेलाइट पे तो जाम लगा हुआ है, वहां पे आगमन गणपति का हो रहा है तो आधा 1 घंटा बंद है, तो तुरंत आपने रेडियो पे बोल दिया कि भाई इससे मेरे को बताया ऐसा ऐसा है, तो आप वो चीज अवॉइड करना। तो वो यूएसपी हुआ करती थी। अभी तो लोग डालते थे स्टोरी या ये वो, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने रेडियो पे बोला कि भाई इधर, किसी ने आपको बता दिया कि भाई सैटेलाइट पे ट्रैफिक है, पर आपका बोलने का टर्न 10 मिनट बाद है, तो अब 10 मिनट बाद बोल रहे हो कि भाई मेरे को इससे पता सैटेलाइट पर ट्रैफिक, वो ट्रैफिक है ही नहीं तब। तो वो सब चीजें बहुत इफेक्ट करने लगी। जो पहले स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो बाद में वीकनेस बन गई, क्योंकि डिजिटल अब लोग बहुत एक्टिव है।
वो तो आजकल कैसे ही है, बाहर निकले डायरेक्ट कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक्सीडेंट होता है, तुरंत वीडियो बन के तुरंत इंस्टाग्राम के ऊपर चढ़ जाता है, ये हुआ और है। सिर्फ आप नहीं, आपके माँ बाप भी इतने एक्टिव हैं, वो भी व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ ना कुछ फटाफट डाल देते हैं या फिर ग्रुप में डाल देते हैं व्हाट्सएप के। तो अब आपकी ऑडियंस ही कहाँ बची है, सब लोग तो डिजिटल हो गए हैं। आपका जो एक मैंने देखा था आपके प्रोफाइल के ऊपर, उसमें एक रियलिटी शो का भी था, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कुछ करेगा। भी करेगा। तो वहां तक मतलब पहुंचना और वहां तक एक रियलिटी शो में आना, वो कैसा फील था, और उसकी मतलब कैसे पहुंचे, कैसे वहां तक? अब तो बहुत साल हो गए तो मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था। मेरा भी फर्स्ट रियलिटी शो एक्सपीरियंस था, और मुझे तब तक ऐसा लगता था कि रियलिटी शो में सब कुछ रियल ही होता है। हाँ। तो हमको ईमेल आया कि हमने आपके गाने वाने देखे एंड वी लव्ड इट। तो ऐसा फराह खान और अनु मलिक वाला एक शो है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उसके लिए आपको 4 दिन मुंबई आना पड़ेगा और आपको कोई चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, और अगर जीते तो उस राउंड में जीते तो आपको 11,000 रुपये मिलेंगे, फिर आगे का राउंड होता है ऑल दैट। ठीक है, तो हम तो खुश थे कि भाई ऐसा कुछ करने का मौका मिल रहा है ऑल दैट, गुड। और मैं फराह खान से पहले मिल चुका था थोड़े टाइम पहले ही, उनकी शीरी फरहाद कोई मूवी आई थी, तो शीरीन फरहाद की निकल पड़ी, ऐसा कुछ तो मूवी का नाम था। तो उसके प्रमोशन के लिए वो हमारे रेडियो स्टेशन पे आए थे, तो हमने बहुत फन उनका स्वागत किया था, तो उनको याद था। मैं कहा चलो डन करते हैं। तो वहाँ गए, किसी तो एक होटल में हमको रुकवाया, और फिर हमको पहले ही बोल दिया गया सबसे पहले कि ये 4 दिन आपको स्टूडियो जाना है, आपको होटल आना है, आपको कहीं पैर नहीं रखना, और बाहर कुछ भी काम से आपको हमें बोल देना है, जो भी काम, खाना वाना आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, जी। फुल मतलब जेल ही थी ऐसा करके कि बाहर नहीं जाना, पर फैसिलिटी वाली जेल थी। तो और यशराज स्टूडियोज के आसपास ही कहीं होटल था, यशराज स्टूडियोज में हम लोग गए। तो पहले दिन तो देखा कि भाई ये स्टेज है, और हमसे पूछा गया कि भाई तुम क्या करने का सोच रहे हो। मैं कहा तो हम तो सोच रहे हैं कि भाई ये गाना हमने जो किया हुआ है वही कर दें। तो बोले नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं कहा कुछ अलग करना पड़ेगा, तो अब आप बता रहे हो, तो हम तो रेडियो स्टेशन में काम करते हैं, वहाँ हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ कैसे करेंगे। तो बोले क्या कर रहे हो, आइडिया सोचो, फिर यहाँ हम लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो वो पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं किया, खाली गए, देखा, खाया पिया, और बोला आइडिया सोचो, निकल गए। ठीक है, दूसरे दिन गए तो बोले सोचा क्या करना है। मैं कहा हाँ, हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे 3-4 गुजराती जो गाने हमने किए हो उनका मैशअप कर दे, मिक्स कर दे। तो बोले ठीक है, चलेगा, हमको ये आइडिया चलेगा। ठीक है, तो कहा फिर आज, बोले कुछ नहीं, जाओ। मैं कहा तो यहाँ बुलाते क्यों हो? तो बोले ये पूछने के लिए कि भाई क्या करने वाले हो, हमको पता होना चाहिए ऐसा वैसा। और फिर पूरा दिन होटल में बैठे रहो, खाना खाओ, शाम की चाय पियो, बाहर नहीं निकलने देंगे, होटल में बैठे रहो। ठीक है, तीसरे दिन गए तो बोले फिर रिकॉर्ड कर लो जो भी तुमको करना है वो, और हमारा साउंड इंजीनियर वगैरह तुमको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने। ठीक है, और कपड़े देख लो कि क्या पहनने। तो हमने बोला ऐसा वैसा। बोले नहीं, हमारा डिज़ाइनर जो बोलेगा वो करो। ठीक है, बोले गुजराती गाना है तो वो पगड़ी वगड़ी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, केड़िया जैसा कुछ डाल देंगे, मॉडर्न कर देंगे। उन लोगों ने अंदर अंदर कुछ तो डिसाइड कर लिया, हमारी साइज वाइज देख ली। बोले ठीक है जाओ। उन्होंने कहा अब क्या करें। तो बोले होटल पे जाके तुम प्रैक्टिस करो जो भी तुम्हें करना है यहाँ पे। मैं कहा हमको तो गाना है। तो बोले हाँ, गाने की प्रैक्टिस करो, साथ में तुमको कुछ डांस वांस करना हो या कुछ और निखारने के लिए उसको सब तुम ही करो ऐसा, पर वो बता देंगे कुछ करो। ठीक है, तो हमने पूरा वो गाना जो हमारा रिकॉर्ड हो गया था उस पर बहुत मेहनत करी। पूरी रात तक हम लोग ऐसा मेहनत कर रहे थे कि इस पे ऐसा स्टेप करेंगे, ऐसा गाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि लाइव भी गाना है और डांस भी करना है। तो मैं और आदि फुल मेहनत कर रहे हैं एकदम, कि नहीं यार कैसे भी करके जीतना है, ये है वो है, नाम करना है, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे दिन पहुंचे, हमको कॉस्ट्यूम ट्राई करवाया गया, और एक बंदा आया तो बोले कि भाई जब फराह खान आपसे पूछेगी तो आप अपना इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे, ये करोगे वो करोगे, हमको बता दो। असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो आपको पूछ लेते हैं। तो हमने बोला कि हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बोलो, कुछ इंटरेस्टिंग बोलो, ये बोलो वो बोलो, कुछ ऐसा और सोचो। तो हम तो क्रिएटिव माइंड थे ही,
तो हमने कुछ और आइडियाज दे दिए कि हम ऐसा बोल देंगे, हम वैसा बोल देंगे, तो बोले हाँ 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 चलेगा चलेगा। तो फिर वो बाद में पूरा लिखा हुआ लेके आए कि पहले ये होगा, फिर आपको पूछा जाएगा, ओके, फिर अनु मलिक शायरी बोलेंगे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर आपको कैसे रिएक्ट करना है आपको बताना है। तो मैं कहा हमने तो परफॉर्म ही नहीं किया अभी तक। तो बोले नहीं, वो उनको आइडिया है आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। तो मैं कहा हमने तो किसी के सामने परफॉर्म नहीं किया, ऐसा भी नहीं कि हमने शॉट दे के रखा है और आपने वीडियो देख लिया हो, ऐसा हमने तो परफॉर्म ही नहीं किया, तो हम क्या ही करने वाले, आपको क्या पता। तो बोलो वो सब हम देख लेंगे, आप जाओ आप करो। सिक्योरिटी कैमरा लगा रखे थे क्या रूम से? नहीं कुछ नहीं था, होटल में तो कुछ नहीं था। तो फिर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अनु मलिक और फराह मैम आपको बोलेंगे कि भाई आपका हो गया सिलेक्शन, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो हम तो ऐसे रिएक्ट करेंगे वैसे रिएक्ट, एक मिनट हमारा सिलेक्शन हो गया तो बोले ऐसा बोलेंगे तो आप क्या करोगे। मैं कहा बोले ये ऐसा बोलेंगे, लाइन भी लिखी हुई थी कि वो ऐसा बोलेंगे तो आप क्या करोगे। मैंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे। बोले डन, अब आ जाओ। तो हम एक दूसरे को सोच रहे कि हमने परफॉर्म किया नहीं, उनको पहले से ही पता है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम शायरी वो लोग कर रहे हैं, हम जीत भी गए ऐसा दिखा रहे हैं इसमें, तो ये सब कैसे। बोले होगा कुछ, तो बोले टेस्ट रिहर्सल करो। तो टेस्ट रिहर्सल में 2 बार करने का उन्होंने चांस दिया, और दोनों बार हमने भारी फंबल मारे कि गड़बड़ हो गई, हम मार्क से आगे पीछे हो जा रहे थे, हमें ये सब कोई एक्सपीरियंस नहीं था यार। तो 2 बार फंबल हो गए, तो उन्होंने बोला ठीक है अब डायरेक्ट फाइनल में परफॉर्म करोगे। मैं कहा 1-2 बार और करने दो ना, 2 बार में तो क्या ही होता है, और हार्डली 1 मिनट का परफॉर्मेंस है। तो बोले नहीं और भी करने हैं, स्टूडियो पूरा दिन चलता रहता है, ये वो। ठीक है, फिर तैयार होके बैठे हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, हमको पता चला कि हमारे विद्या बालन आई हुई हैं कुछ तो गेस्ट में, और हम ताक लगाए बैठे हैं कि उनके सामने परफॉर्म करेंगे, ये वो। तो गए तो विद्या बालन थी नहीं, उनका अभी तो थी उनकी, तो हमने बाहर आवाज़ भी सुनी। बोले उनका एपिसोड शूट हो गया, वो आपसे पहले वाले एपिसोड में, तो आपके वाले एपिसोड में सिर्फ फराह मैम और अनु मलिक ही हैं ऐसा करके। मैं कहा, अच्छा। सबने परफॉर्म किया, हमने परफॉर्म किया, 1-2 गलती भी हो गई पर इतना मेजर नहीं, पर हम कर रहे थे और बाकी सब फुल मजे ले रहे थे। और ये वो था कृष्णा जो उसमें होस्ट थे, मोना सिंह के साथ, उनका भी हमारे पास स्क्रिप्ट तो था ही कि भाई वो क्या करने वाले और क्या बोलने वाले। तो मेजर वही हुआ जो डिसाइड हो रखा था ऑन पेपर, उनके पास भी वही पेपर होगा, हमारे पास भी वही पेपर होगा, तो हो गया। उन्होंने बीच बीच में जो मस्तियां करी, हमने जो आंसर सोच के रखे थे हमने दे दिए, फराह खान ने जो बोलना था वो बोल दिया, हमने जो बोला था वो बोल दिया। तो वो सब मैं बोलूँगा 100% तो नहीं, पर 80% जो स्क्रिप्ट में था वही हुआ, वही शायरी हमने सुनी जो उसमें लिखी हुई थी, और सब कुछ वैसे ही फाइनल हो गया। और ये कैसा है कि जज को तो बहुत बाद में, पर अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो या टीम क्रू मेंबर हो तो आप ही सब जाके बोल देते हो कि ऐसा ऐसा लोग करने वाले, ये तो ये उनका ये गुजराती फ्लेवर है, तो अनु मलिक ने गुजराती शायरी सोच के रख दी, फराह खान ने ये सोच के रख दिया, और सब कुछ डिसाइडेड है। तो कुछ भी रियलिटी शो में एट दैट टाइम कुछ नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि आपने कुछ परफॉर्म किया और उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस बाद में करने वो लोग कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, जहां आपने कुछ फंबल कर दिया वो शॉर्ट में किसी और को दिखा देंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो पॉलिश्ड आती है, एकदम परफेक्ट। आपने गड़बड़े किए हैं वो सिर्फ आपको पता है। तो मतलब झोल फुल ऑन है। उनका भी पर्पस यही रहता है कि एंटरटेनमेंट हो ना। अगर अभी आप दिखाओगे कि भाई सामने सिंगिंग वाले में उसके सुर नीचे गिर गए, तो ओवरऑल आपको ही मजा नहीं आएगा सुनने में, देखने में, क्या है कैसे सिंगर आ रहे हैं, आप भी जज कर लोगे उस कंपटीशन को। तो सेम चीजें होती है इंडियन आइडल में भी, आप परफॉर्म कर लेते हो, उसके बाद जो प्ले होता है जजेस के सामने आपने जो परफॉर्म किया उसमें जजेस पकड़ लेते हैं कि क्या गलतियां थी, फिर वो गलतियां करेक्ट करके वो वापस होता है और फिर जजेस के रिएक्शन आते तो मतलब जहाँ पे आपकी गलती हुई होगी वहां पे तो अनु मलिक का वो लगा दिया होगा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। वो सब उनको भी कहीं ऐसा होता होगा ना, मैं उनकी साइड से खाली अज्यूम कर रहा हूँ, उनको भी ऐसा लगता होगा ना कि क्या ही परफॉर्म किया है इसने, या इसने गाने में इतनी गड़बड़ें कर दी। पर ठीक है, बोल तो सकते नहीं है, तो अरे क्या बात है, अरे जोरदार, मजा करा शायरी दिया। याद है कौन सी बोली थी? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो था ही गुजरात के ऊपर, थैपला फाफड़ा उन्होंने यूज कर दिया था, कुछ तो था। फराह मैम को भी मैं मिला हुआ था, तो मैंने उसमें लिखवाया था कि भाई मैं उनसे मिला हुआ हूँ, तो
उन्होंने भी मेरे को पूछा कि मैं तुमसे पहले कभी मिली हुई हूँ। मैंने बोला कि हाँ। वो भी उनको याद होगा नहीं होगा, पर स्क्रिप्ट में था तो उनको पता था कि भी मिला हुआ है कहीं पे। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे याद है, तुम्हारा काम मेरे को याद है, बहुत अच्छा ये वो। सो ओवरऑल आप अच्छे दिखते हो, सामने वाले सब अच्छे दिखते हैं, तो आपको एज अ व्यूअर देखने में अच्छा लगता है कि हाँ नहीं ओवरऑल सब कुछ बढ़िया गया। आप सबकी गलतियां दिखाते फिरोगे तो वो रियल तो होगा पर वो एंटरटेनिंग नहीं होगा, तो वो पर्पस से करते हैं। तो अभी जैसे फराह खान मैम से मिले आप, हाँ, विद्या बालन से मिलना चाहते थे। उनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने बॉबी जासूस करके कोई मूवी की हाँ, थी, हाँ। उनके प्रमोशन के लिए वो बड़ौदा आई थी। तो ऐसे कितने एक्टर्स के लिए आपने प्रमोशनल इवेंट्स जो है हाँ, वो किए हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके साथ में? ज्यादातर तो अच्छा ही रहा है। कोई रूड नहीं होता, सब पोलाइटली बात करते हैं। कई कई बार कोई रूड होता है तो इसीलिए होता है क्योंकि दे आर फेड अप, मतलब मीडिया ने उनको परेशान कर रखा है या उनका मैनेजर उनको परेशान कर रहा है। जैसे मैं पहली बार इमरान हाशमी सर से मिला था। सो पहले तो मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि उनकी हाइट मेरे से भी एक आध इंच थोड़ी कम थी। तो वो मुझे ऐसा लगा नहीं कभी स्क्रीन पे कि कम होगी। एंड पिंक पिंक उनके गाल हैं, मतलब उनको बिना मेकअप भी आप देखो ना तो इतने गोरे चिट्टे हैं, थोड़ा बहुत धूप में इधर उधर निकलते तो लाल हो जाते हैं, पिंक पिंक हो जाते हैं, एकदम क्यूट सी पर्सनैलिटी है। तो जो वो सीरियल केसर वाला उनके ऊपर टैग लगा हुआ था ना, तो आप रियल में इमरान हाशमी से मिलोगे तो आपको लगेगा यार कितना क्यूट एक्टर है, कितना प्यारा एक्टर है, और ये क्या ही image तो करेगा। क्या ही बना के रखी है ऐसा करके। तो मैंने देखा था कि एक वेन्यू पे हम लोग इकट्ठा हुए थे, वहां से हमको साथ में जाना था कॉलेज में। तो उस वेन्यू पे इकट्ठा हुए, वो बैठे थे कॉन्फ्रेंस में, और फिर जो मिलने थे वो मिलने वाले लोग चले गए, और उन्होंने अपनी मैनेजर थी या कौन थी उनको पूछा कि जो उनके लिए खाने के लिए सैंडविच आई हुई थी, तो बोली ये सैंडविच खा सकता हूँ अभी। उन्होंने उनको पूछा, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि स्टार अपने मैनेजर को पूछा सैंडविच खा सकता हूँ अभी, नॉर्मली पूछा। तो वो थोड़ी ऐसा अग्रेसिव हो गई, नहीं नहीं देयर आर कैमराज एवरीवेयर, यू कांट ईट दिस, थोड़ा। तो वो सब चुपचाप बैठ गए, ठीक है नहीं खाना, कि भाई खाते हुए तुम्हारे फोटो वीडियो किसी ने ले लिए तो अच्छे नहीं आएंगे, पापराजी। हाँ तो तुम खा भी नहीं सकते, और मैनेजर बोलेगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेचारे चुपचाप बैठ गए। फिर हम कॉलेज में गए, मैंने धमाकेदार उनकी एंट्री वेंट्री अनाउंस की, और जो भी प्लान था उनके साथ क्वेश्चनियर वो सब किया, बढ़िया से उन्होंने आंसर्स दिए, सब कुछ बहुत मतलब जैसे प्लान किया था उससे भी ज्यादा अच्छे से गया। तो ओवरऑल उसके बाद भी मैं उनसे मिला, मैं शाहरुख खान से मिला, मैं उनके साथ 15 मिनट बैठा हूँ शाहरुख खान के साथ। 15 मिनट में 15 सेकंड ऐसे नहीं थे कि उन्होंने हमको ना हंसाया हो। ही इज सो फनी, ही इज सो इंटेलिजेंट। मतलब मैं शाहरुख खान का एज अ हीरो फैन इतना बड़ा नहीं हूं जितना मैं उनका एज एन एंकर और एज अ पर्सन फैन हूं। पर्सनालिटी वाइज अरे इतना इंटेलिजेंट आदमी है यार, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ही स्टार नहीं है ये, ऐसे ही बोलने में इतने स्मार्ट नहीं है, वेल रेड इंसान, सब कुछ दुनिया का उनको पता है, क्या जोक करना है क्या नहीं करना है उनको पता है, इतना सॉर्टेड इंसान। उनकी एक एक जोक पे हमको इतनी हंसी आ रही थी कि यार ये बंदा कैसे इतना, और हम तो कोई नहीं थे, हम तो लाइन में आए इंटरव्यू लेने वाले आए थे, उनको उस दिन 20 इंटरव्यू देने थे, हम उनमें से एक थे। पर जो उन्होंने अच्छे से रखा, अच्छे से बात की। विद्या बालन का मैं आपको बताऊं, विद्या बालन ने जासूस का रोल कर रही थी ना मूवी में, तो एक दो उन्होंने ऐसा कुछ, तो मैंने ऐसा सुना था कि किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाने से मना कर दिया था अहमदाबाद में। तो वो पर्टिकुलर न्यूज़ पेपर वाले जो थे वो भड़के हुए थे उनके ऊपर कि भाई वो क्यों नहीं आई हमारे विजिट पे, ऐसा न्यूज़पेपर के फैक्ट्री पे या जो भी हो। तो उन लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी विद्या बालन की बड़ौदा में, वहां हम उनको परेशान करेंगे। और ये क्योंकि मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा था, मुझे पहले से इसीलिए पता था क्योंकि वो न्यूज़ रिपोर्टर मेरे पास है, बोले आप होस्ट कर रहे हो, पहचान वाले थे, मैं कहा हाँ। तो बोले थोड़ा देखना आज थोड़ा परेशानी होने वाली है। क्यों? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो थोड़ा करेंगे सब। ओके, तो मैं अपने एंड से बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्वेश्चन हो, लेकिन वो जो न्यूज़पेपर वाले थे वो जानबूझ के मैम को ड्रैग कर रहे थे पॉलिटिकली बातों में
कि वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि उनके ऊपर हम लोग लिख लें। वो पूरा ट्राई कर रहे थे उनको मैनिपुलेट करने की, और मैम जितना हो सके चिल रख के बैठी थी कि नहीं नहीं मेरा मूवी का उसका कोई रिलेशन नहीं है, मैंने जो कुछ प्रमोशन के लिए किया है उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन वो बार बार ड्रैग कर रहे थे। तो वो मैम हो गई परेशान, यार ये तो कुछ और किसी और को पूछने नहीं दे रहे और ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर वाले ही परेशान कर रहे हैं। तो वो समझ गई कि कुछ सीन होगा, तो वो उठ के चली गई वहाँ से बिल्कुल। तो मैंने फिर उनके मैनेजर को बोला, मैं कहा हमारा तो इंटरव्यू लाइंड अप था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो बोले नहीं मैम इज़ वेरी अपसेट, अब वो कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहती, ये फियास्को हो गया न्यूज़ पेपर वाला, तो अभी शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग। बट मैं कहा ट्राई करो, हम तो एंटरटेनमेंट मीडिया से हैं, तो हम ऐसे कोई क्वेश्चंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं पूछते, प्लीज मैम को पूछो अगर करना चाहते हो तो, वी आर बिग फैंस, ऐसा वैसा करके बोला। तो 15-20 मिनट बाद फोन आया कि काम करो मैम के रूम में आ जाओ और जल्दी से इंटरव्यू फटाफट खत्म कर देना, और कोई भी यार ऐसा सवाल मत पूछना कि मैम अपसेट हो जाए। ठीक है। तो हम एक और रेडियो स्टेशन था और हम थे, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया काम करते, मैम का मूड खराब है तो पहले तो उनका मूड लाइट करते हैं और उसके बाद अपना अपना काम करेंगे ऐसा करके। तो दे ऑल अग्रीड। तो हम जाके उनके दरवाजा जैसे ही खुला तो हम सबने गाना गाना शुरू कर दिया, हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, माफ भी कर दो विद्या, ऐसा एक गाना है। जाना की जगह हमने विद्या लगा दिया, और फिर हम सब एक्टिंग कर रहे थे नीचे बैठ के, सॉरी बोल रहे थे कि भाई पूरी मीडिया फर्टर्निटी की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं आपको। तो उनको इतना अच्छा लगा, उनका मूड इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने 15 मिनट की जगह आधा घंटा इंटरव्यू दिया। जितने फनी पोजेस हमको ट्राई करने थे फोटो में सब उन्होंने किए और फुल टाइम दिया। तो वही है कि स्टार्स को जब तक आप इरिटेट नहीं करते तब तक वो बहुत अच्छे से रहते हैं। बट काइंड ऑफ इज अ टफ लाइफ के कोई भी खुन्नस निकालने आ जाता है। बहुत लोग आते हैं यार, बहुत लोग। कोई भी खुन्नस निकालने आ जाता है। जैसे अभी बताया कि विद्या मैम ने 2 जगह जाने से मना कर दिया तो वो पीछे पड़ गए। हाँ पॉसिबली कई बार होता है कि जैसे आजकल देखते हैं कि पापाराजी वगैरह का जो भी है वो आते हैं कि इसने इसको ऐसे टच कर दिया, इसने इसको ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा ऐसा कर दिया। अब जैसे बीच में आया था काजोल और उनके बच्चे का था शायद तक कि रिस्पेक्ट नहीं करता है अपने माँ बाप की, डिसिप्लिन नहीं है, कल्चर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पर्सनल ग्रज जो होती है वो निकालने के लिए वो लोग जाते हैं, या तो टाइम भरने के लिए। यार पंगा ये है ना कि 24/7 न्यूज चैनल चलते हैं और म्यूजिक चैनल चलते हैं, सबको चाहिए कंटेंट। अब या तो निकले कंटेंट या तो तुम निकालो। तो या तो अभी जैसे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर सब ऐसा करते हैं कि खबरें बना देते हैं, खबर होती नहीं। कल ही मैं देख रहा था कि काजोल गॉट एंग्री ऑन पेपराजीज, फिर काजोल ने मराठी बोलने पे क्या कह दिया, तो फिर आप वीडियो पे क्लिक करोगे कि अरे भाई क्या कह दिया क्या कह दिया, कुछ ही नहीं निकलता अंदर जाके बस ऐसे। हाँ काजोल बस ऐसा ही, मतलब 2 वर्ड उससे मराठी में कुछ तो बोल दिए होंगे, वो रेगुलरली बोलती हैं तो उन्होंने बोल दिए, और कुछ खराब वर्ड नहीं थे, पर उन्होंने बस वीडियो दिखाने के लिए कुछ भी ऐसा कर दिया। तो कई बार स्टार्स की वो लोग ऐसे भी मतलब काइंड ऑफ वो क्लिकबेट टाइप हो गया कि बस उनको खाली अपनी तरफ ऑडियंस रिटेंशन ग्रैब करना है तो उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। उसमें सबसे इरिटेटिंग तो क्या है पता है, आपने भी देखा ही होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे उस पे कि कोई हीरोइन जा रही होती है और कैमरा एंगल होता है उनकी बट पे, पिछवाड़ा। अभी एग्जैक्टली उस पे ही वो कैमरा का पूरा फोकस रहता है, वो हीरोइन जा रही होती है और नीचे लिखा होता है गेस हु। तो कैसे पहचाने भाई, क्या समझ रखा है हमने, तुमने हमको कि हम कैसे पहचाने? हाँ, हम किसी का भी बैक प्रोफाइल देख के पहचान लेंगे। आपने अब वो लोग पूरी ट्राई करते हैं कि चेहरा ना दिखे, और जो उन्होंने कपड़े पहने, जो टाइट्स पहने, अब वो स्टार्स उनको खुद बोलते हैं प्रमोशन के लिए या वो खुद करते हैं, आई डोंट नो, पर वो बहुत ही ऐसा लगता है कि किस लेवल पे पहुंच गए भाई, आप किस लाइन में आ गए हो, क्या कर रहे हो। बीच में जैसे मलाइका अरोरा का बहुत ज्यादा चल रहा था, और बहुत सारे लोग तो अभी पेपराजीज दिखते हैं तो सामने से बोलते हैं यार पीछे से जूम करके मत लेना प्लीज, सामने से ले लो जो भी लेना है, पीछे से जूम करके मत लेना। वो बोल भी देते हैं कि यार ऐसे मत लो, खराब लगता है। पर काइंड ऑफ के देखने जाए तो काफी, जैसे बोला कि अब उन्होंने कंटेंट निकालना है तो उसके लिए वो उसके अंदर घुस जाते हैं पूरा का उनकी पूरा। भी जॉब है, क्या करें। हाँ
अभी तक जो पर्टिकुलर प्रोफाइल को अगर पकड़ने जाए, जितना एक्टर्स और से मिले थे आप, उसमें से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अगर बात की जाए तो क्या शाहरुख सर के साथ था या और किसी के साथ भी रहा है? आई गेस शाहरुख खान। और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर बात करने जाऊँ वर्स्ट तो नहीं बोल सकता यार, मतलब थोड़ा ऐसे एकदम भी वर्स्ट नहीं, थोड़ा बहुत अगर ऐसा हो कि अच्छा जिस हिसाब से प्लान था उस हिसाब से नहीं गया हो। ये अपना आदित्य नारायण है ना, उदित नारायण के बेटे, हाँ। इनके साथ मतलब अब पर्सनली वो कैसे हैं मैं बिल्कुल नहीं जानता, बट मुझे तब ऐसा लगा था जितना मैंने उनको देखा, जितनी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई थी, कि वो बहुत एरोगेंट हैं। ऐसा मेरे साथ मिसबिहेव किया हो ऐसा तो कुछ नहीं था, बट यस जितना उनको देखा मेरे को ऐसा लग रहा था कि इज वेरी प्राउड, इज वेरी एरोगेंट। मैं उदित नारायण जी से भी मिला हूँ, इज वेरी स्वीट। तो आपकी क्या वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि पापा इतने स्वीट है तो बेटा भी इतना स्वीट होगा, पर बेटे की पर्सनैलिटी अलग है। और फिर कई लोग वो नहीं पचा पाते कि नहीं भाई बेटा ऐसा क्यों है। अभी अभिषेक बच्चन कुछ भी करेगा, लोग कंपैरिजन तो अमिताभ बच्चन से ही करेंगे, तो फिर वही वो वाला सीन था। बाकी कभी किसी ने मिसबिहेव किया हो, किसी स्टार ने रूडली बात की, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता था कि स्टार्स मना कर देते थे कि प्लीज नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू, उनके मैनेजर आके बोल देते थे कि मैम का अभी गला खराब है या सर अभी बहुत थके हुए हैं, तो आई नो कि प्लान था पर वो नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा सबने ऐसे ही मना किया है, किसी ने ऐसे नहीं कि वो क्या कर रहा है, ये मत कर, नहीं वो करना मत था। कर। नहीं यार कुछ भी नहीं, सब इतना प्यार से बात करते हैं, बेचारे थके हुए होते हैं। मैं इनसे मिला था कार्तिक आर्यन और सनी सिंह और नुसरत भरूचा से, मैंने खुद देखा वो कितने थके हुए थे, दिन रात प्रमोशन कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, सब वही इरिटेटिंग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, पर बहुत थके हुए थे। और जब हम भी कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि उनको ऐसा होता है कि यार ये 50 बार जवाब दे चुका हूँ, उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, फिर भी बेचारे बड़े स्वीटली आंसर करते हैं कि मूवी प्रमोशन है, ऐसा है वैसा है, कर लेते हैं। पर मिसबिहेव तो कभी किसी ने नहीं किया। अक्षय कुमार के साथ मिलना हुआ है? ये मेरी वो उसमें विश लिस्ट में था हमेशा से। क्यों? क्योंकि मैंने अक्षय कुमार के इंटरव्यूज एडिट बहुत किए। मुंबई वाले आरजेस उनके इंटरव्यू लेते थे और हम लोग बजाते थे इधर, तो एडिट बहुत करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अक्षय कुमार बहुत बजाते हैं सामने वालों की, मतलब आप उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हो पर वो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं ऐसा, और बहुत रॉ रखते हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि एक बार अक्षय कुमार साहब से मिलना है और उनका इंटरव्यू करना है। अभी भी मन करता है। आई लव हिम, मतलब ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उनकी अपनी चॉइसेस हैं कि भाई 4-5 मूवीज करनी है और सिमिलर चीजें करनी है, बट एज एन एक्टर मुझे वो बहुत पसंद है। एज अ पर्सन जो उनका डिसिप्लिन है, हमेशा वो अच्छी चीजें प्रमोट करते हैं। और बस इंसान थोड़ा मुंहफट है ना, अपनी मर्जी से बोल देता है और रॉ होके बोल देता है, तो उसमें बुराई क्या? ठीक है, वो ठीक है, पर जो है वो अब फ्रंट भी वही है, बैक भी वही है। हाँ वो ज्यादा वो फेक नहीं दिखते कभी भी, तो मुझे तो अच्छी लगती है यार उनकी बात के। अक्षय बाजी इज ग्रेट। साउथ के एक्टर या पंजाब साइड में किसी के साथ कभी कोई? नहीं यार, कभी इंटरव्यू करने का मौका तो नहीं मिला, पर जितना इंडस्ट्री में रह के उनके बारे में सुनता हूँ तो यही सुनता हूँ कि दे आर ऑल्सो वेरी स्वीट। बहुत मतलब मैं बोलूँ ना कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा ऐसा ही सुना है कि जो बड़े लेवल के स्टार्स होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं, वो ऐसे ही बड़े बने होते हैं। कि आप अमिताभ बच्चन से कभी मिला नहीं हूँ, मिलने का उनका बहुत मन है, तो ये शाहरुख खान है, आमिर खान है, आप इनसे मिलो, सलमान खान, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इनको नहीं, एरोगेंट है, बट उस इंसान को इंटरव्यू देने ही पसंद नहीं है। मिले हो आप उनसे भी? मिला नहीं हूँ, एक क्लोज एनकाउंटर हुआ था, पास पास में थे पर मिल नहीं पाया। आमिर खान से भी ऐसे ही था कि मैं होस्ट कर रहा था और वो स्टेज पे थे पर मैं मिल नहीं पाया। बट उनको कई लोगों को पता चलता है कि सलमान खान जैसे इरिटेट होते हैं कि यार क्या ही सवाल पूछ रहे हो, मुझे नहीं मन है इतना बात करने का। उनकी चॉइस है। अभी ऐसा ठप्पा तो नहीं लगा सकते ना कि आप पब्लिक फिगर हो तो हर बार आपको पब्लिक में बोलना ही पड़ेगा, तो उनकी चॉइस है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस ही नहीं बची फिर तो, बस खाली पर ये जब आप एक ऑडियंस की नजर से देखते हो तो नहीं समझ पाते। मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ इतने साल मैंने इनसे मिला हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये लोग भी बेचारे इंसान ही है ना, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत इंटरव्यूज करते हैं, लोग आके चिपक चिपक के फोटो लेते हैं। वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। हीरोइंस होती हैं तो लोग कमर पे हाथ डाल देते हैं, और अगर दिन में आपको ऐसे 50 लोग मिल रहे हैं, 10 भी आपकी कमर में हाथ डाल रहे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा यार।
फिर लोग ऐसा बोलते कि ये स्टार को तो घमंड आ गया। अरे उसकी भी तो सोचो, वो पूरे दिन में कितने लोगों से मिल रहा है। नहीं, पर एक पर्सनल होता है भाई, पर्सनल चीज है, सीधी सी बात है कि भाई मुझे नहीं पसंद कि मेरी कोई कमर पे हाथ रखे। उनका भी फैमिली है, हो सकता है घर पे झगड़ के आए हो सकता है डायरेक्टर ने उनकी बात ना मानी हो, या कोई चीज उनकी कैंसिल हो गई हो, किसी मूड में हो। करेक्ट है। हमेशा हम ऐसा रेडियो पे हमको ऐसा बताया गया था कि ये स्टूडियो है, इसकी चौखट तभी लांगनी है जब आपका मूड अच्छा हो। तो अगर आपका मूड खराब है तो बाहर जो गाली गलौज करनी है आप कर लो, और फिर मूड अच्छा करके अंदर आओ और फिर खुश होके बात करो। तो वो बेचारे भी ऐसे ही निकलते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो रेडियो इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ मजबूरी के अंदर जो नहीं बोलना वो भी बोलना पड़ा हो? मतलब प्रमोशनल चीजें होती हैं जो आपको नहीं पसंद आती पर आपको बोलनी पड़ रही है, किसी क्लाइंट ने लिख दिया। कई बार ऐसा होता था पहले कि आपको छूट दी जाती थी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसको आपको प्रमोट करना है पर आप अपने तरीके से करो। मेन ये 3-4 चीजें इस प्रोडक्ट की ये बोलनी है, बाकी आगे पीछे आपको जो बोलना है बोलो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आप अपने एंड से कुछ भी, आपको तेल की बात करनी है पर आप बात शुरू करो मॉनसून से, आपकी मर्जी। भाई मॉनसून है, बढ़िया सीजन है, जाना है, भजिए खाने हैं, बट यार वो एक ही तेल में बार बार तलते हैं ना, वो नहीं खाने, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। मम्मी को बोलता हूँ कि यार पकौड़े बनाओ, तो मम्मी गर्म हो जाती है कि क्या मैं पूरा दिन यही काम करूं। तो फिर हमने आज काम बांट लिए। आज मैंने बोला मम्मी को कि भाई आप चाय बनाओ, पकौड़े मैं बनाऊंगा, आप मेरे को बताओ। फिर मैंने शुरू किया सब कुछ, मम्मी एक एक चीजें मुझे बताई जा रही हैं, और तब मुझे पता चला कि मेरे घर में तो इस कंपनी का ऑयल यूज होता है। भाई साहब इतने सालों से मैं खाता आ रहा हूँ, इसकी एडवर्टीजमेंट मैंने देखी है, पर आज मैं किचन में घुसा तो पता चला कि ये सालों से मेरे घर पे ऑयल चल रहा है, और कोई परफेक्ट ऑयल है, बिना दिक्कत वाला ऑयल है। तो अभी तो उस पर ऑफर भी चल रहा है। तो ये छूट होती थी कि आप जैसे मन चाहे बोलो, आपका प्रोडक्ट खाली आना चाहिए। अब तो पूरी स्क्रिप्ट आती है। अब क्लाइंट ने बोला है कि ये बोलना है तो यही बोलना है। क्लाइंट ने बोला है कि आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड का ऑयल है, मेरे दादाजी भी खाते थे, मेरे पापा भी खाते थे, मेरा बच्चा भी खाएगा, तो यही बोलना है। चाहे फिर आपके दादाजी ने कभी नहीं खाया हो, चाहे आपका बच्चा है ही नहीं, चाहे आपके दादाजी के टाइम में ये ऑयल निकला ही ना हो। हाँ, पर आपको यही बोलना है, आपकी लाइफ से रिलेट करता हो ना करता हो। मतलब फाउंडेशन बहुत ज्यादा आ गई है कि पहले- यू हैव टू बी फिक्स कि जो वो दिया गया है वही बोलो। हाँ, पर उसमें मार्केटिंग एजेंसीज भी आ जाती है ना यार। वो क्लाइंट को बोल देती है कि नहीं हम जैसा करवाएंगे रेडियो स्टेशन करना पड़ेगा, आपको बीच में नहीं बोलना। क्लाइंट बोलता है ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आप देख लो। फिर मार्केटिंग एजेंसी बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। तो ये है सिनेरियो, पहले से थोड़ा बिगड़ा तो है। प्रमोशन करने का मजा अभी भी, अगर आप इस पे देखो इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, तो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो सीधा मार्केटिंग नहीं करते कि ये है प्रोडक्ट, ये देखो इसमें ये है, इसमें वो है। वो लोग इंटीग्रेट करते हैं। वो ऐसा जबरदस्ती नहीं करते कि भाई कुछ भी करके मेरे को ये प्रोडक्ट तो इसी का दिखाना है और पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करनी। वो अगर 50 सेकंड का वीडियो बना रहे हैं तो 10 सेकंड ही वो क्लाइंट को देते हैं। बाकी इमोशंस के अंदर पूरा का पूरा जितना होता है वो इन्वॉल्व करने का हाँ, तो वो तरीका आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने खुद किया हुआ है ऐसा कि जब मैं कोई गाना बनाया है, उस गाने में मान लो बेकरी का मेंशन है, और पीछे मैंने क्लाइंट की बेकरी दिखा दी, मैं उसके आगे नाच रहा हूँ या मैंने उसके आगे से कुछ ले लिया अतुल ऐसा बेकरी? करके। हाँ, मैंने उनका प्रमोशन किया था, तो मैंने ऐसे ही किया था। मैंने नहीं बोला कि अतुल बेकरी इधर है, अतुल बेकरी की बिस्किट खाओ, ये बेकरी में ये बहुत अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने पीछे दिखा दी। ठीक है, तो वो वीडियो अच्छा चल गया, 3.5-4 लाख उसके व्यूज आ गए एंड ऑल। फिर किसी ने मेरे को बोला कि भाई मेरा ये स्विचेस का और पंखे का है, तुम इसको प्रमोट कर दो, पैसे तुमको जो चाहिए मिल जाएंगे। सब बात हो गई कि भाई हम क्रिएटिवली करेंगे, ये करेंगे, और ठीक है। बाद में उन्होंने मना कर दिया, गाना नहीं चाहिए, आप ऐसे कुछ क्रिएटिव करो। ठीक है, पर सर गाने का रीच अच्छा आता है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग तरीके से करो। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने शुरू कर दिए कि शुरू तो इसी एंगल से होगा, पहले तो यही दिखना चाहिए, पूरे वीडियो में ये पूरा हॉल तो दिखना ही चाहिए, ये ब्रांडिंग तो आनी ही चाहिए। फिर वो करते करते क्रिएटिविटी साइड पे रह गई और वो प्रमोशनल ज्यादा हो गया, पूरा मार्केटिंग बेस्ड वीडियो बन गया। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि सर आप करना चाहते हो, ऐसा मेरा कंटेंट है नहीं, लोग करते होंगे, चलता भी होगा, पर मेरा ऐसा नहीं है। तो फिर मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, तो आपको माइलेज मिलेगा नहीं। तीसरा काम ओके विथ इट, ओके
तो अब उनके वीडियो को 65,000 जितने ही व्यूज़ हैं, और जो मैं गाने के साथ शायद 3-4-5 लाख कर सकता था, वो उनको उतना नहीं मिला। मेरी भी बात हुई थी। अब जैसा क्लाइंट चाहे, पर वो आप जानते हो कि अगर वैसे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये बात क्लाइंट समझे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब काइंड ऑफ वो समझने के लिए तैयार नहीं होते, उनका ये हो जाता है कि नहीं, इवन आई एम टू ब्रांडिंग एजेंसी, तो मुझे भी मालूम है कि कई बार क्लाइंट आ जाता है स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक, मुझे यही करके दो, आप क्या दिमाग है हमें नहीं चाहिए, हाँ। हमारा जो दिमाग है आप सिर्फ उतना करके दे दो। बस वही चीज़ें होती हैं। पर वो अगर आप क्लियर रहते हो ना पहले से, तो बहुत ठीक है। आप बोल दो ना कि भाई मेरे को यही चाहिए, तुम दिमाग मत लगाओ, तो हाँ ठीक है, हम वैसा काम कर देंगे। लेकिन जब आप बोलते हो कि भाई मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको मेरा काम दे रहा हूँ, फिर आपको जो पसंद है वो आप वो काम करने भी नहीं दे रहे हो। फिर वो उनको जो पसंद है वो करवाएंगे। हाँ, तो फिर क्या ही मतलब है। अगर आप आपने भेज दिया धोनी को कि भाई तुम्हारा बैटिंग मेरे को बहुत पसंद है, तुम जाओ और ओपनिंग करो आज, लेकिन डिफेंड करना है। लेकिन खेलना द्रविड़ की तरह है। हाँ, खेलना द्रविड़ की तरह, तुमको भले तुम 100 में 20 रन बनाओ, पर तुमको डिफेंड करना है। धोनी भी सोचेगा ना यार, मैं किस काम के लिए बना हूं, तुम मुझसे क्या ही काम करवा रहे हो। तो ऐसा हो जाता है, तो रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, सो लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं। ओके, ठीक है, तो पर ऑनेस्ट आंसर चाहिए आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, सो लेट्स स्टार्ट आवर रैपिड फायर राउंड। लेट्स गो। अभी तक का सबसे वियर्डेस्ट डीएम ओके, क्या मिला आपको? जब भी आपके बारे में सोचती हूँ कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। ऐसा किसी लड़की ने मेरे को भेजा था। कभी भी शो के ड्यूरेशन में सोए हो आप? हाँ, एक बार मैंने दवाई ले ली थी, जुकाम बहुत मुझे हैवी था, और फिर मैंने 2 चीजें रिकॉर्ड कर ली और मैं सो गया 15-20 मिनट के लिए। एक गेस्ट ऐसा जो आप चाहते हो कि कभी आपके शो पे ना आए? ना आए? ओके, तो शायद कमाल आर खान होगा वो। कि ना ही आए तो अच्छा है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। 2 रुपी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मेरे को। आरजेइंग एंड पॉडकास्टिंग, दोनों में से अगर प्रीफर करना हो हाँ। एट द करंट सिचुएशन, आप क्या प्रीफर करोगे? मैं फिर भी आर्जिंग करूंगा, क्योंकि मैंने 17 साल वही किया यार, तो आई एम गुड एट इट। तो चल क्या रहा है उससे ज्यादा मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं उस पर फोकस करता हूँ। ओके, ऐसा कौन सा आरजे है जिसको आप सीक्रेटली स्टॉक करते हो सोशल मीडिया के? स्टॉक तो नहीं करता, पर मुझे कंटेंट जिसका देखना पसंद हो, ऐसे बहुत सारे आरजेस हैं। जैसे कि आरजे रौनक जो दिल्ली में थे, अभी उन्होंने छोड़ दिया है। फिर दिल्ली के ही थे एक आरजे नवेद, वो अभी भी प्रैंक वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसे कुछ आरजेस हैं जिनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ। जब भी उनके वीडियो देखें, आरजे करिश्मा, वो भी अभी काफी पॉपुलर हैं, दे आर माय फेवरेट। ऑन एयर में मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? ऑन एयर में मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट किसी को पता नहीं चलता यार वैसे, क्योंकि हम अकेले होते हैं पर ना। आपके लिए क्या रहा है वो बताओ। ऐसा मतलब बहुत सी चीजें हमने ऐसी करी हैं जो अलाउड नहीं थी। जैसे अंदर खाना अलाउड नहीं होता, हमने खाया है। वो जो कंसोल होता है उसको छेड़ना अलाउड नहीं होता, पर हमने मस्ती में छेड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम करते गलती खुद है, इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं निकल के। तो ऐसी बहुत हरकतें हमने की हैं जो स्टूडियो में नहीं करनी चाहिए यार किसी को भी। रेडियो का एक ऐसा मिथ जो लोगों को मिथ लगता है लेकिन सच है? मैं उल्टा बता सकता हूँ। मतलब लोगों को लगता है मिथ है, मतलब लोगों को लगता है कि ऐसा है, पर ऐसा है नहीं। क्या चीज है वो? किसी को ऐसा लगता है कि अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप आरजे बन सकते हो। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि आवाज सबसे एंड में देखते हैं। वो देखते हैं आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्पॉन्टेनिटी, आप कितना अच्छे से सोच सकते हो, कितना स्टाइल में बोल सकते हो। उसके बाद आपकी आवाज अच्छी है कि नहीं देखी जाती है। पर लोगों को ऐसा होता है, स्पेशली लड़कियों को, हाँ, मेरे घर वाले बोलते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं आरजे बन सकती हूँ। ऐसा नहीं बन सकते, बोल तो हम भी बहुत लेते हैं। ढंग का बोलती हो कि नहीं? कई बार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ऑन एयर के अंदर फेक एक्साइटमेंट दिखाई हो? बहुत बार ऐसा, ऑलमोस्ट रोज ऐसा होता होगा कि हमने फेक एक्साइटमेंट दिखाई हो। क्योंकि आपकी आवाज में अगर जोर नहीं होगा ना, तो सामने वाला भी लूज फील करेगा, और आपकी आवाज में अगर जोर है तो सामने वाले को भी थोड़ी एनर्जी आती है। तो बहुत बार कोई टॉपिक आपको नहीं पसंद, या तो किसी टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा आइडिया ही नहीं है। मान लो मुझे आज हॉकी के बारे में बात करनी है, पर मेरा फेवरेट तो क्रिकेट है,
हॉकी का नॉलेज मेरा बहुत लिमिटेड है, लेकिन हॉकी में इंडिया कहीं जीत गई है तो मुझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं अब पब्लिक फिगर हूँ और सुनने वाले में शायद कोई हॉकी का कोई चाहक हो, तो मुझे ऐसे बात करनी पड़ती है जैसे मैं बचपन से हॉकी खेलता आया हूँ। अरे क्या खेला, मतलब ऐसी 2-3 चीजें सीख के बोलनी पड़ती हैं। एस आप रेडियो में थे, काफी लोगों के कॉल आते होंगे आपके पास उस टाइम में। हाँ। तो कोई एक ऐसा कॉल जो अभी तक आप कभी बोलते हैं ना लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओ? मुझे एक बार रेडियो पे कॉल आया था जब मैं वडोदरा में काम करता था, तो मुझे एक लेडी ने, एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि मेरी मॉम ना पैरालाइज्ड है, वो मूव नहीं करती, वो बेड रिडन है और वो कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं देती, लेकिन जब जब वो आपका रेडियो, आपकी आवाज़ सुनती हैं तब वो स्माइल करती हैं, ऐसा। तो तब तो इतने वीडियोस थे नहीं कि मैं उनको बोलूँ कि भाई मेरे को भेजो ये वो, पर ऐसा बहुत लड़कियां फेक भी करती थी आपसे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए। तो मैंने उनको बोल दिया कि अच्छा तो मुझे देखना है, बोलो दिखाओगे? तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो मैं उनके घर गया, मैं अपनी टीम के साथ गया और उन्होंने बोला कि आप कुछ भी अंदर मत जाओ रूम में, आप रूम के बाहर से कुछ भी बोलो, और दरवाजा उन्होंने खोल दिया देखने के लिए। तो जैसे आप रेडियो पे बोलते हो वैसे बोलो। तो जो मैं बोलता था वैसे ही मैंने बिल्कुल स्टाइल में पूरा आधा 1 मिनट जैसा बोला और वो आंटी लिटरली स्माइल्ड। तो मैं खुद ऐसा रोने लग गया कि अरे भाई मैं बोलता हूँ तो किसी को इतना फर्क भी पड़ता है ऐसा, तो अच्छी बात है। मतलब मोस्ट हार्ट टचिंग मोमेंट हो गया। हाँ, मेरे लिए वो ऐसा मोमेंट था कि अरे भाई साहब, मतलब हम बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हो, किसी की जिंदगी में फर्क भी पड़ रहा है। गुड। तो नाउ इट्स टाइम फॉर लिटिल बिट कंट्रोवर्सी। ओके, ठीक है, कोई ऐसी को होस्ट या कलीग जिसके ऊपर आपको क्रश रहा हो? मैंने एक रूल बनाया हुआ था कि कभी भी जो मेरे साथ काम कर रहा हो उसके ऊपर ट्राई नहीं करूंगा, उसके साथ इन्वॉल्व पर्सनली नहीं होऊंगा। बट कभी सीक्रेट क्रश, मतलब बोला नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ उसके आगे। तो क्या था कि एक इंटर्न थी, तो वो हमारे यहाँ 6 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए आई हुई थी। तो वो 6 महीना मुझे मतलब क्रश था, पर मैं हमेशा दूर रहता था कि नहीं, ऑफिस में कभी नहीं, ऐसा काम की जगह पे, बिकॉज आई एम सिंधी और हम काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो भी आपका बिजनेस हो या जो भी हो। तो मैंने हमेशा ऐसा किया कि 6 महीना मैंने उस लड़की से बात तक करना जितना हो सके अवॉइड किया, काम बिना कोई बात नहीं ऐसा। जैसे ही 6 महीने खत्म हुए, जैसे ही मतलब उसका इंटर्नशिप खत्म हुआ, मैंने उसी दिन उसको मैसेज करके पूछा कि भाई मिलना है। मतलब ये वो बात हो गई, सीक्रेटली वेट कर रहा हूँ, तो तेरा काम कंप्लीट कर, मेरे रूल्स और रेगुलेशन से बाहर आ, फिर मैं बोलूंगा। तो मेरे को लड़की बोलती, मेरे को लगा तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। मैं कहा 6 महीने दबा के रखा है भाई इंटरेस्ट। कोई एक ऐसा आरजे जो फेमस तो है लेकिन ओवररेटेड? ओवररेटेड होता तो कोई फेमस तो नहीं होता यार, क्योंकि जो ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपने किसी का झूठा प्रमोशन कर दिया और लोगों ने मान लिया। इसमें ऐसा है कि सही में इंसान अगर टैलेंटेड है ना तो ही वो पॉपुलर है। जैसे जब तक मैं आरजे मलिश का मुंबई में, अब मुझे पहले से पता है कि वो बहुत फेमस है, लेकिन मैंने उनका कभी काम नहीं देखा या कुछ मुझे पता ही नहीं उनके बारे में, तो मेरे को हमेशा ऐसे ही लगेगा कि ये तो खाली मुंबई में बैठे हैं इसलिए फेमस है। लेकिन जब आप उनका काम देखते हो तो आपको पता चलता है भाई ऐसे फेमस नहीं है, कुछ तो है। तो ये रेडियो इंडस्ट्री ऐसा है कि आप फेक किसी को पॉपुलर नहीं कर सकते, वो काम बंदे में दम है तो ही होगा। सबसे टॉक्सिक चीज आरजे इंडस्ट्री के बारे में? टॉक्सिक तो ये है कि आप कौन से भी मूड में हो, कैसी भी आपकी मानसिक परिस्थिति है या फिर जो भी आप शो कर रहे हो, अगर आपको पता चला आपके घर में किसी की डेथ हो गई है तो भी आपको वो काम करके ही जाना है। हंसते ही रहना पड़ेगा, हंसते ही रहना पड़ेगा, वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम से बंधे हुए हो। अगर आपका शो 5 से 9 है तो आपको 5 से 9 तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सुबह सुबह आके कर लेता हूँ, वो 5 से 9 में ही करना पड़ेगा। ओके। तो टॉक्सिक तो नहीं, पर वो एक जॉब का पार्ट है कि आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है या क्या जो भी समझ लो, पर आपको करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि किसी और के सेगमेंट का आइडिया कॉपी किया हो और उसके बाद बच के निकल गए हो? मेरे बहुत कॉपी होते हैं यार, कोई क्रेडिट नहीं देता, लेकिन ऐसा हम लोग बहुत बार करते हैं कि किसी और शहर में, मैंने किया हुआ 1-2 बार, किसी और शहर में किसी और आरजे ने कुछ किया हो
और वो यहाँ नहीं पता हो, क्योंकि रेडियो तो लोकल मीडियम है, लखनऊ के किसी आरजे ने क्या किया तुमको क्या पता, पर हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से हमको पता है। तो वो चीजें हम थोड़ा बहुत माइनर चेंज करके कर लेते हैं और उसका क्रेडिट ले लेते हैं कि देखो ये मैंने किया, मैंने आइडिया सोचा, मेरे दिमाग का था। मतलब कामचोरी देखने जाए तो हर इंडस्ट्री में है। ओए, वो इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन लेना। कॉपी नहीं किया हमने, हमने इंस्पिरेशन ली। कभी भी फैन या लिसनर को घोस्ट किया है? बहुत बार, क्योंकि बहुत बार तो साइको लोग भी मिलते हैं यार। मतलब आपको पहले नॉर्मल लगता है कि हाँ भाई आपसे मिलना है, आपके फैन हैं, ऐसा वैसा, लेकिन उसके बाद जब वो चिपकने लगते हैं या आपका नंबर मिलने के बाद वो दिन रात कॉल करने लगते हैं, या फिर आप ना मिलो तो फिर एंग्री हो जाते हैं, और जब आप किसी और से मिलो तो वो भड़क जाते हैं। तो ये भी हमने बहुत देखा है कि फैंस को बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई ये मेरे को पसंद नहीं है तो तुमको नहीं करना है ऐसा, क्योंकि मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझे तुम इसीलिए पसंद हो, तो अब ये छोड़ के तुम कुछ और नहीं कर सकते। मतलब शाहरुख वाली जो बीच में मूवी आई थी। हाँ, मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल ही मीठा बोलता हूँ, मुझे वैसे ही बोलना चाहिए, तो मैं किसी दिन अगर गुस्से में किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो नहीं ये मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसा मैसेज भी कर देते हैं। ओ भाई तुम पैसे दे रहे हो क्या? रेडियो और रील्स दोनों में से सबसे ज्यादा फेक कौन सा है? फेक रील्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आप रील देखो ना तो हर दूसरा इंसान आपको, जो डॉक्टर नहीं है, आपको हेल्थ टिप दे रहा है और लोग मान भी रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग गेम इतना स्ट्रांग हो गया है कि इतनी बार ऐड आती है किसी चीज की कि आप मान लेते हो कि इसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, चल ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, वो इतना हैमर करते हैं आपको, तो उस हिसाब से फेक तो मुझे ज्यादा सोशल मीडिया लगता है। ओके। कभी भी कोई भी ऐसी चीज आपने ऑन एयर बोली हो जिसको बोलने के बाद इंस्टेंटली रिग्रेट हुआ हो? हाँ यार। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने गलत रेडियो स्टेशन का नाम लिया था अपने रेडियो स्टेशन में। हुआ था ऐसा कि मैं पूरी रात जागा हुआ था और सुबह का शो था, तो मैंने ऐसा माइक ऑन किया, तो मैं जिस रेडियो स्टेशन पे था उससे पहले मैं जिस कंपनी में था मैंने उस कंपनी का नाम ले लिया, और मैं इतना शॉक में चला गया, क्योंकि जैसे ही मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज हुई तो मैं इतना शॉक में चला गया कि मेरी नौकरी गई। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया भाई, आपने कैसे बोल दिया एक रेडियो स्टेशन पे किसी और रेडियो स्टेशन का नाम। तो फिर जैसे ही मैं शॉक से बाहर आया मैंने रियलाइज किया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं लाइव नहीं था। तब मेरी जान में जान आई कि हाँ ये गलती मैंने अब सुधार ली है। तो ऐसा हुआ तो था मेरे साथ। अगर बेस्ट रेडियो स्टेशन की बात की जाए तो बेस्ट रेडियो स्टेशन आपके लिए कौन सा रहा है? जो अपने आरजेस को अलाउ करता हो कि भाई अपनी क्रिएटिविटी यूज कर। अब वो कौन सा रेडियो स्टेशन फिलहाल अलाउ कर रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि सब फिलहाल सेम कश्ती में सवार हैं। आपके लिए कौन सा था? मैंने, क्योंकि टाइम अलग फेज था ना सबका, मैंने शुरुआत की रेडियो मिर्ची से, तो वो तो आरजेस के लिए हेवन था तब, कि बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करती थी कंपनी आपको। फिर मैंने रेड एफएम ज्वाइन किया, तो रेड एफएम में छूट बहुत थी आरजे को क्रिएटिविटी के एंगल से। वो इतना आपको पैम्पर नहीं करते थे, पर क्रिएटिविटी में भाई तो जितना क्रेजी कर सकता है कर, ऐसा उन्होंने छूट दे के रखा था। ओके। फिर आगे गया मैं रेडियो सिटी में, तो उनका एचआर तो भाई इतना बढ़िया था कि आप बोल दो कि मेरे को मेरे बॉस से तकलीफ है तो बॉस की क्लास लगा देते थे। ऐसा कोई कंपनी में मैंने कभी नहीं देखा। फिर वापस रेडियो सिटी से मैं रेड एफएम में गया, तो ओवरऑल कंपनीज के स्ट्रक्चर चेंज होने लगे। किसी भी कंपनी का एचआर आपसे प्यार नहीं करता है। वो ऐसा था कि जब तक आप शादी नहीं करके आते तब तक दुल्हन को सब कुछ अच्छा बताते हैं और बाद में सब घर की रियलिटी दिखाते हैं। वो वैसा था, एचआर जब तक आपको हायर नहीं करता तब तक आपको बोलेगा कि हम आपको ऐसे रखेंगे, आपको वैसे रखेंगे, और जैसे ही आप हायर हो जाओगे फिर तो आपको फोन भी नहीं उठाएंगे। मतलब पहले बोलेंगे कि आपको हम हमारी बेटी की तरह रखेंगे, फिर आने के बाद नौकरानी बना दिया। और फिर मैंने सुना, क्योंकि मेरे बाकी सारे रेडियो स्टेशन में भी दोस्त तो हैं ही, सबने बताना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए लोग छोड़ के दूसरे काम कर रहे हैं। आरजेस जो थे अच्छे, उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आपने चख लिया है वो स्वाद कि पहले आपको इतना अच्छे से रखते थे, टेस्ट ऑफ फ्रीडम मिल चुका था। हाँ, और पैसे भी बढ़ते जाते थे,
अब तो पैसे कम होने की बातें करते हैं, सारे आरजेस को बोल के रखा होता है कि भाई इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी नहीं या इससे कट हो सकती है, क्योंकि कंपनी नहीं कमाएगी तो एम्प्लॉय को कहाँ से देगी यार। करेक्ट। तो वो सीन है। नाउ फास्ट पिक है, हम्म, 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। ओके। ठीक है, मॉर्निंग शो और लेट नाइट, मॉर्निंग शो। एफएम और पॉडकास्ट, एफएम। स्क्रिप्टेड और फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल। लव सॉन्ग्स और प्रैंक कॉल्स, लव सॉन्ग्स। रियल टॉक और क्लीन कॉमेडी, रियल टॉक। रेटिंग्स और रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। आरजेइंग इन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज 100%। गोइंग वायरल और गोइंग क्लासिक, गोइंग क्लासिक, क्योंकि वायरल की तो टाइम स्पेंड बहुत कम होती है, भूल जाते लोग। ओके, कॉमर्शियल हिट और अंडरग्राउंड जेम, कमर्शियल हिट, पैसा जरूरी है भाई। रोशन ऑन एयर और रोशन ऑफ एयर। अगर तुमको फन चाहिए तो रोशन ऑफ एयर, अगर तुमको काम चाहिए तो रोशन ऑन एयर। So, thank you रोशन भैया for joining us today in this episode. थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बता दूं, ये मेरी लाइफ का दूसरा पॉडकास्ट इंटरव्यू है। मैंने पहले भी किसी दोस्त के लिए किया था, अभी भी आपके लिए इसीलिए किया, और मैंने बहुत क्लियर करके किया था कि यार बोरिंग सवाल मत पूछना, फेक मुझे बनना पड़े ऐसा बिल्कुल मत करना। बट आपने बिल्कुल संभाल लिया, आपने बिल्कुल मेरे को उस सिचुएशन में नहीं डाला कि उठ के अब जाना यार मेरे पड़ेगा। को बोलना ये पड़ेगा, पर मैं बोलना तो नहीं चाहता। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है जो इंटरव्यू लेता है उसके बारे में, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं। तो यू मेड मी फील कंफर्टेबल, यू मेड मी बी माई सेल्फ। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, उसके लिए थैंक यू। So, thank you कि पहली बार हुआ है कि पॉडकास्ट में मुझे भी इतनी तारीफ मिली है। So, thank you once again for joining us in this episode. Hope so थोड़ा आगे जाने के बाद और थोड़ा इन्फॉर्मेशन खोदने की ट्राई करेंगे। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है। हाँ। लोग ज्यादा लंबे में जाने में बोलेंगे यार कितना हाँ। लंबा खींचोगे यार, बंद करो। अब विजय माल्या तो है नहीं अपने के, लोग देख ले 4 घंटे तक। मैं एक चीज बोल के कंक्लूड करना चाहूंगा कि कोई भी पूरा वीडियो या रील देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, तो मुझे या भाई को गालियां मत देना। क्योंकि आपका ओपिनियन अलग है ना, गलत है। अलग होना ओपिनियन और गलत होना ओपिनियन फर्क है। तो कोई अगर आप जैसा नहीं सोचता तो वो इंसान गलत है, ऐसा नहीं सोचा करो। इंटरनेट पे नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत है, आप और मत बढ़ाओ। थैंक यू। So, thank you guys for watching this episode. अगर आपको ये एपिसोड्स के अंदर से कुछ भी क्वेश्चंस हो या माइंड में कुछ थॉट्स हो जो आप रोशन भैया से पूछना चाहते हो, या किसी लड़की को क्रश हो और इनके पास कांटेक्ट नंबर पहुंचवाना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पब्लिकली मत करिएगा, डीएम कर दीजिएगा तो मैं इनको प्राइवेटली शेयर कर दूंगा। मैं गाने लिखता हूँ, मैं आपके लिए गाना लिख दूंगा बस। देखो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, ऑफर मिल रहा है। सो यू कैन हैव अ सॉन्ग जो आपके नाम पे कस्टमाइज बना हो। सो थैंक यू वंस अगेन। अगर आपने ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।